यू आर पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं आगे और प्रोग्राम आगे बढ़ाता हूं। मैं हमारे निखिल भाई संघानी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जी कनेक्ट की एक्टिविटी के बारे में कुछ बात करें। इसके बाद में हमारे स्नेहल भाई पराग भाई का छोटा इंट्रोडक्शन देंगे, एंड देन वी विल हैव पराग भाई फुल फ्लैज गोइंग ऑन। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम वी हैव ऑलरेडी केप्ट दिस सेशन फॉर डिटेल्ड डिस्कशन। प्लीज कीप योर क्वेश्चंस रेडी, और जो चैट बॉक्स है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निखिल भाई, आप प्लीज टेक ओवर करिए शो। Yes, yes. Thank you so much, Sridhar bhai, and welcome everybody on behalf of the G Connect. The G Connect, एक we started with the Gujaratis of Ghodbanda Road, बट अभी ऐसा हो गया है कि पूरा गुजराती सिर्फ घोड़बंदर रोड तक के सीमित नहीं है। आई थिंक इट हैज, उसका जो नाम है द ग्लोबल गुजराती कनेक्ट, आई थिंक पूरे पूरे दुनिया भर के गुजरातीज जो हैं वो इसके साथ में कनेक्ट हो गए हैं। हमारे पास में यूएस से, न्यूजीलैंड से, सब जगह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी कि इतने सारे लोग हमारे साथ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और अभी ये गुजरातियों तक भी सीमित नहीं रह गया है। पहले हम लोग इसका मीडियम भी गुजराती में रखते थे, बट चूंकि अभी बाकी लोग भी, बाकी भाषी लोग भी इसमें ज्वाइन होते हैं, तो हम इसको गुजराती तक सीमित नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग इसको हिंदी में या इंग्लिश में अपडेट करते हैं। और हिंदी इज अ लैंग्वेज जो गुजराती लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए आज का प्रोग्राम भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही किया जाए। जी कनेक्ट जो एक एसोसिएशन है, ये एक 4 इसके स्तंभ है, 4 इसके पहिए हैं जिसके ऊपर में जी कनेक्ट एसोसिएशन टिका हुआ है। इसमें जो 4 पहिए हैं, संस्कृति, सहकार, साथ और सेवा। गुजराती संस्कृति को जो बचा के रखने की जो एक हमारा हमेशा प्रयास रहता है। हम लोग शुरू जब किए थे तो गुजराती एक स्नेह मिलन से, गुजराती रास गरबा, गुजराती मुशायरा, गुजराती एकोक्ति, इस टाइप के प्रोग्राम से, गुजराती रिलेटेड प्रोग्राम से शुरू किए थे। बट आगे जाके अभी ये भी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो वो गुजराती लोगों की संस्कृति, गुजरात के लोगों को इकट्ठा करना, यही हमारा एक ध्येय रहता है। एक दूसरे का सहकार, अगर आप देखोगे तो ये सारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इसमें कोई एक नया पैसा हम लोग किसी से नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज पराग भाई लाड जैसे थाने के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास में, इतने वक्त के लिए उनके साथ में उनके पेशेंट 5 मिनट बात करने के लिए भी तरसते होंगे। ये 1.5 घंटा हमारे साथ में हमारे क्वेश्चन आंसर का जवाब देने के लिए वो हमारे साथ में है। इसका हम लोग उनको एक मतलब पैसे में नहीं तोलना चाहिए ये चीजों को, बट हम लोग उसके लिए, गुजराती लोग जो हमेशा एक वैल्यू फॉर मनी या वैल्यू फॉर टाइम देखते हैं, तो इसमें आई थिंक 100% 10% वैल्यू फॉर मनी वी आर गिविंग, वी आर नॉट टेकिंग एनी मनी। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, आई मीन एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो बिकम्स इंफिनिटी। तो यहाँ पर मतलब हम लोग को कितना सारा इसका फायदा होता है, यही चीज हमने देखी। पहले हमारा स्किन केयर का वर्कशॉप, हैप्पीनेस का वर्कशॉप, डेंटल केयर का वर्कशॉप, वुमेन सेल्फ डिफेंस का वर्कशॉप, और हमारा ऑर्गन डोनेशन का वर्कशॉप, सारे वर्कशॉप हमारे, सारे वेबिनार्स हमारे फ्री हुए, और हम लोगों ने बहुत ज्यादा उसका हमने फायदा उठाया। जो तीसरा पहिया है वो है एक दूसरे का साथ। हम सारे लोग यहाँ पर, कोई हमारा जो ट्रस्ट है, सब लोग, सबको, जिसको भी एक नया आइडिया आता है या किसी को भी एक नया चीज दिमाग में आता है, या एक जो समाज के लिए अच्छा चीज कोई भी करना चाहता है, आप प्लीज आगे आ सकते हो। एक दूसरे के साथ में हम लोग अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करने जाते हैं। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट है सेवा, एक दूसरे की सेवा करना। हमारे हमारे पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक सेवाभावी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी इवेंट करते हैं, अगर हम टिकट भी लेते हैं वो इवेंट की, तो हम लोग ये देखते हैं कि वो टिकट का पूरा पूरा पैसा जो है, वो पूरा पूरा वही इवेंट के लिए खर्चा हो, एक भी पैसा जी कनेक्ट के लिए ना बचे तो भी चलेगा। और हम लोग का जो पर्सनल भी जो खर्चा है, तो पर्सनल खर्चा हम लोग एक सेवाभावी प्रवृत्ति के हिसाब से ही पूरा जी कनेक्ट के लिए करते हैं। हम लोग ये जी कनेक्ट में से कोई भी एक ऐसा नहीं है, हमारा जो ट्रस्ट फॉर्मेशन हुआ है, पर इसमें से कोई भी मेंबर आज तक के लिए, सब मेंबर्स ने अपना पैसा डाला ही है, किसी ने उसमें से पैसा निकाला नहीं है। तो आई थिंक एक, और ये पर्टिकुलरली ये जो ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग सब लोग एक साथ एक परिवार के जैसे, एक बहुत बड़े परिवार के जैसे इकट्ठे हुए हैं। हमारे, मेरे खुद के बीच ससुराल पक्ष, मेरे पापा का पक्ष, सब जगह से लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो मेरे को एक वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना आ रही है, और इसी भावना के साथ मैं सोचता हूँ कि सब लोग ये प्रोग्राम में शामिल हो, और सब लोग इसको इसी तरह से इसको अच्छे से इसको आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। श्रीधर भाई, यू कैन कंटिन्यू।
Thank you so much, Nikhil bhai. This was your vision, which has, led us to this such a wonderful scenario. दोस्तों, अभी हमारे सेक्रेटरी मिस्टर स्नेहल भाई देसाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर पराग भाई लाड़ के बारे में उनके कुछ इंट्रोडक्शन हमको दे. स्नेहल भाई, कैन यू प्लीज टेक ओवर? थैंक यू श्रीधर भाई. एंड मेरी ओर से लेट मी वार्म वेलकम टू अपने सभी मेंबर्स, नॉट ओनली फ्रॉम द जी कनेक्ट फैमिली बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड से जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेंट किया है. एंड हमारा कोई भी प्रोग्राम में जो हमको सपोर्ट दे के पार्टिसिपेंट करते हैं तो हमारे ऑन द बिहाफ ऑफ जी कनेक्ट वी आर थैंकफुल टू एवरीवन. Thank you, Dr. Parag Lad, for accepting our invitation and sharing your time with us for this program and sharing your knowledge. So, पराग भाई के बारे में अगर मैं आप सबको बताऊं तो पराग भाई एक और हमारे यहाँ थाने में एक ऑर्थोपेडिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जन की प्रैक्टिस करते हैं. He's a very famous doctor over here in Thane. पराग भाई इज लास्ट 8 साल से यहाँ पे सर्व कर रहे हैं. पराग भाई ने उनका MBBS टेरेना मेडिकल कॉलेज से किया, थाने हॉस्पिटल में उन्होंने सेवा किया. एंड PG उन्होंने जो है उनका पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया नायर हॉस्पिटल मुंबई से. पराग भाई ने अब उनका जो सुपर स्पेशलाइजेशन है वो उन्होंने किया है इन द हैंड एंड रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी फ्रॉम बॉम्बे हॉस्पिटल इन मुंबई एंड देन गंगा हॉस्पिटल इन कोयम्बतूर. एंड बाद में उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फ्रॉम सिंगापुर से भी उनका फर्दर स्टडी किया है. तो पराग भाई अभी थाने में ही इज अ कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर पिनेकल ऑर्थो केयर करके जो हमारे यहाँ चराई में हॉस्पिटल है उनके ही इज अ डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट. एंड ही इज ऑल्सो कंसल्टेंट फॉर द पर्टिकुलर फॉर द हैंड सर्जन जो उनकी स्पेशलिटी है एट जुपिटर हॉस्पिटल के. जो जुपिटर को आई थिंक थाने में जितने या मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं सब जुपिटर के बारे में जानते हैं कि जुपिटर इज अ वेरी फेमस हॉस्पिटल इन थाने. सो पराग भाई इज अ कंसल्टेंट एंड हैंड सर्जन एट जुपिटर हॉस्पिटल टू. उन्होंने उनके अभी तक के टेन्योर में 3500 प्लस ऑफ हैंड सर्जरीज किए हैं. सो वी कैन इमेजिन कि कितना उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है इन स्पेशलाइजेशन इन द हैंड सर्जरी. मोर देन 3500 सर्जरीज उन्होंने किए हैं. He has also deal in with the birth defect जो बच्चों को रहती है with related to hands या किसी को जो नर्व्स इंजरीज जो रहती है, रिस्ट एंड हैंड के फ्रैक्चर्स रहते हैं एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू जो आर्थराइटिस जो आते हैं वो सब चीज में पराग भाई की काफी स्पेशलाइजेशन है. उन्होंने लोगों की काफी सेवा की है. उन्होंने काफी लेक्चर्स दिए हैं इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. So on behalf of entire G Connect and all members, we welcome Dr. Lad and I will request you to enlighten us with your knowledge for the problems and solution related to the common orthopedic issues. And मैं also उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के जो लॉकडाउन पीरियड में मोस्ट ऑफ द पीपल के जो वर्क फ्रॉम होम के वजह से जो पूरे दिन काफी लैपटॉप्स राइट फ्रॉम द किड्स से लेके एल्डर से लेके सबको जो जाते हैं तो उसमें भी जो उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में भी नॉलेज शेयर करें. वन मोर यूजिंग थ्रूआउट द डे एंड कीपिंग इन देयर हैंड्स. तो मोबाइल का हैंडलिंग की वजह से हाथ में है. सो वी रिक्वेस्ट पराग भाई टू आल्सो शेयर दिस पॉइंट. सो आई रिक्वेस्ट पराग भाई please now take it forward and enlighten us with your knowledge. Thank you. Thank you, Mr. Snail bhai and entire G Connect team. It's a pleasure to be here. And मेरा आज का जो टॉपिक है पहले मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी विजिबल है. ओके, मेरा आवाज सबको आ रहा है? हाँ जी. ओके. सो पहले 1 मिनट में सबको ये बताना चाहूंगा कि हर एक जन को शायद या किडनी स्पेशलिस्ट सुना है. तो ऑर्थोपेडिक ये काफी बड़ी ब्रांच है और ऑर्थोपेडिक में भी अभी काफी सारे सब स्पेशलिटीज में एजुकेशन हो रहा है. जैसे कोई स्पाइन सर्जन है, कोई नी एक्सपर्ट है, कोई छोटे बच्चों का पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, कोई ऑर्थोपेडिक कैंसर सर्जन है. वैसे मेरी स्पेशलिटी हैंड सर्जरी है. तो लेकिन मेरा बेसिक एजुकेशन तो पूरा ऑर्थोपेडिक में हुआ है. आज मैं ऑपरेशंस सारे शोल्डर से लेके फिंगर्स तक के करता हूँ
कोई भी एज ग्रुप के रिलेटेड पेशेंट्स में और कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड, फिर वो इन्फेक्शन हो, वो फ्रैक्चर हो, एक्सीडेंट हो, वायलेंस हो, ट्यूमर हो, इसके रिलेटेड, और नर्व और टेंडन नसों के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज लॉकडाउन के स्थिति में अगेन वी आर फेसिंग ट्रिमेंडस प्रॉब्लम। आज हमारे ये कोविड की ये सेकेंड वेव हम फेस कर रहे हैं। पूरी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम, डॉक्टर से लेके वार्ड बॉयज, माउशीज, एम्बुलेंस, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, मुझे ऐसा लगता है आज के तारीख में इंडियन आर्मी से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि उनको रिस्पेक्ट करें और उनको जितना आप कोऑपरेट कर सकते हो वो करें। आज का मेरा टॉपिक कोविड रिलेटेड ऑर्थोपेडिक हेल्थ नहीं है। आज का मेरा टॉपिक अपने घर में बच्चों से लेके सीनियर सिटीजन तक हम कैसे छोटी छोटी चीजों को, अपने प्रॉब्लम को एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के नजरिए से देख के आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे हम घर पे ही बैठ के सॉल्व करें, और ऐसे कौन से वार्निंग सिग्नल्स हमें रहते हैं जो देख के हमें ऐसा लगना चाहिए कि अभी हमें डॉक्टर्स को कंसल्ट करने की जरूरत है। ये मेरे लेक्चर का आज सारांश है। आप कभी भी मुझे लेक्चर्स में रुका सकते हो। कोई डाउट अगर आपको हिंदी, गुजराती, मराठी में अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो आप मुझे रुका सकते हो, मैं उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। पहली बात तो हमें ऐसा ये पता होना चाहिए कि अपने शरीर में जो मसल्स है, जो बोन्स है, उनका काम सिर्फ मूवमेंट, हलचल ये नहीं है। ये जो बोन्स और मसल्स है वो उनके और भी कई अदर काम है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे बोन्स का होता है टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे यहाँ पे हम चेस्ट का ये जो पिंजरा देख रहे हैं, तो ये जो चेस्ट का पिंजरा है, इट प्रोटेक्ट्स अवर लंग्स एंड हार्ट। जैसे अपना स्कल है, इट प्रोटेक्ट्स अवर ब्रेन। फिर अपना जो पेल्विस है वो हमारे इंटेस्टाइन या हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा ये है कि हमारे बॉडी के लिए जो जरूरी फैट है, चर्बी है, वो बनती और उसका स्टोर मैन्युफैक्चरिंग, ये स्टोर एंड मैन्युफैक्चरिंग बोन से रिलेटेड होता है। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनता है, जो अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स है, व्हाइट सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है, उनका प्रोडक्शन भी बोन में होता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन और ऐसे जैसे जिंक, कॉपर, ये सारे जो धातु है उनका स्टोर और जब जरूरत पड़ी तो उनका रिलीज भी बोन से होता है। और फिर जो फंक्शन हमें बोन्स और मसल सिस्टम के रिलेटेड पता है कि वी फैसिलिटेट्स मूवमेंट, मतलब हमें अगर चलना, उठना, बैठना, घूमना है तो वो मसल्स और बोन्स काम करते हैं। इट ऑफ कोर्स सपोर्ट्स अवर इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स। ये बोन्स के जानने के बाद मुझे आज सबको ये बताना बहुत जरूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है। ऑस्टियो ये इंग्लिश वर्ड है, ऑस्टियो का मतलब है बोन और पोरोसिस का मतलब है वीक होना। ये आप लेफ्ट साइड के पिक्चर में अगर आप देखोगे, ये एक नॉर्मल वॉल का पिक्चर है जो हमारे घर की दीवार है। अगर ये दीवार में सीमेंट, ईंट, पत्थर, इन सब की मात्रा अगर परफेक्ट है तो ये वॉल स्ट्रांग रहेगी। लेकिन अगर इनमें कोई भी चीज की मात्रा अगर कमी है तो ये वॉल ब्रिटल हो जाएगी। वैसे ही हमारे बोन्स है, ये बोन में जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो छोटी छोटी बोन्स के पोर्स है वो इतने स्ट्रांग है, और अगर उनमें अगर मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन डी या उनकी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से अगर उनमें कोई भी कमी आई तो ये बोन्स ब्रिटल और फ्रजाइल हो जाते हैं, ये वीक हो जाते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि कोई भी ट्रिवियल फॉल, कोई भी छोटा अगर फॉल या गिर गए या कुछ मार लग गया तो फ्रैक्चर होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसका मतलब है ऑस्टियोपोरोसिस। अभी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कैल्शियम इंटेक्ट रहना बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं। लेकिन मुझे हर आम इंसान को ये मैं समझाना चाहता हूँ कि ये कैल्शियम क्या रोल प्ले करता है अपने बॉडी में। हमें ऐसा लगता है कि कैल्शियम ये सिर्फ हमारे बोन्स और मसल में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैल्शियम सिर्फ डाइट से अपने बॉडी में नहीं जाता है, ये कैल्शियम हमारे शरीर में स्किन के माध्यम से एंट्री करता है। इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज का एब्जॉर्प्शन। हम अगर सनलाइट में अगर हम अच्छे से बैठे, धूप की अगर हम सिकाई लेते हैं तो स्किन के माध्यम से कैल्शियम अपने शरीर में एंट्री करता है। इसके बाद अपने शरीर में ऐसे कई ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्लैंड। इनमें कोई हॉर्मोन्स रहते हैं, ये उचित मात्रा में
जो कैल्शियम अपने बॉडी में आया है, इनका हार्मोनल कंट्रोल करके जहां जहां वो कैल्शियम की जरूरत है वहां वहां वो पहुंचाता है। इसके बाद जो कैल्शियम हम अपने बॉडी में लेते हैं, उसका ये कैल्शियम कभी कभी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेस से एब्जॉर्ब किया हुआ कैल्शियम है। तो हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइन है और किडनीज और लीवर है, ये इस कैल्शियम का फिल्ट्रेशन करती है, और जो एग्जैक्ट उचित कैल्शियम जो अपने बॉडी को हेल्पफुल है, वो अपने शरीर में बोन्स में पहुंचाती है, और फिर अपने बोन्स स्ट्रांग होती है। सो ये कैल्शियम का चैनल समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ नॉनवेज खाने से या धूप लेने से या अच्छा डाइट लेने से कैल्शियम शरीर में रेगुलेट नहीं होता है। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, अपना माइंड का संतुलन भी अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर का संतुलन अच्छा होना चाहिए जो थायराइड का काम है। अपना शरीर में पानी की मात्रा, जैसे हम अगर कम पानी पीते हैं तो किडनीज फंक्शन नहीं करते, इसकी वजह से भी कैल्शियम फंक्शन इफेक्ट हो सकता है। अभी मैं आपको जो आज का मेरा वेबिनार है, ये बेसिक बैकग्राउंड के बाद मैं हर एज ग्रुप के दो दो या तीन तीन प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अपने पास टाइम की कमी है और मुझे आपसे इंटरेक्शन करने में ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मैं ज्यादा थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं दूंगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड कॉमन प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। सो आजकल हम देख रहे हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज प्रैक्टिकली बहुत कम हो चुकी है। हम अपने बच्चों को बोल रहे हैं बाहर मत जाइए, रिस्क है कोरोना की। लेकिन अगर घर पे बैठ के बच्चे बोर हो रहे हैं तो वो स्क्रीन टाइम ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो पहली बात तो बच्चों में कैल्शियम डेफिशिएंसी के साइंस कैसे ऑब्जर्व करने चाहिए। तो पहली बात तो बच्चों के नेल्स के पास देखना बहुत जरूरी है। अगर उनके नेल्स में छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट आ रहे हैं तो इनमें कैल्शियम की कमी होना शुरुआत हो चुकी है। फिर बच्चों के नी से लेके लेग, उनका फुट तक, आप जब बच्चा खड़ा रहता है तो अगर उनका बच्चे का पैर का शेप अगर बो शेप हो जाता है तो उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा शरीर पे व्हाइट दाग का होना, बच्चे का न्यूट्रिशन कम हो जाना, बच्चे को अगर टॉयलेट या मोशन साफ न होना, ये भी कैल्शियम के लक्षण रहते हैं। ये पिक्चर में ये दिखाया गया है कि नॉर्मल बोन्स कैसे रहते हैं, और ये जो ग्रोथ प्लेट, मतलब छोटे बच्चों में अपने हड्डी की ग्रोथ बढ़ने की एक प्लेट होती है जहां पे सारा कैल्शियम इकट्ठा होता है, और हर उम्र के हिसाब से वो कैल्शियम शरीर में रिलीज होता है। तो वो अगर ग्रोथ प्लेट अपने नुकसान कर गई तो बच्चे के कैल्शियम पे इफेक्शन होता है। सो यूजुअली इनमें कैसे हम कैल्शियम की हेल्थ या अपने ऑर्थोपेडिक हेल्थ से बच्चों को कैसे इंप्रूव करें। सो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है आउटडोर एक्टिविटीज, जिसमें साइकिलिंग, अपने स्किपिंग है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है, गार्डन में घूमना है, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करना है, रनिंग करना है, स्केटबोर्ड यूज करना है। सो बेसिकली आउटडोर एक्टिविटीज पे बच्चों को ज्यादा फोकस करें। अभी कोरोना के हिसाब से जहाँ पे भीड़ कम हो वहां पे फिर भी 15 से 20 मिनट तक अगर कॉमन गेम्स बच्चे ना खेले, इंडिविजुअल गेम्स अगर बच्चे खेले, या गेम्स जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होता है, जैसे बैडमिंटन, सिंगल बैडमिंटन, जैसे टेनिस या क्रिकेट, इसमें कोई बच्चा साथ में खेल, मतलब एक दूसरे के एकदम पास आके नहीं खेलता है, उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। दूसरी बात, हम आजकल हम देख रहे हैं कि एक्यूरेट गाइडलाइंस क्या है। अपने बच्चे कुछ एज ग्रुप के बाद लैपटॉप या आईपैड या मोबाइल या टीवी पे काफी देर तक रहते हैं। तो ये एक अच्छा आर्टिकल अपने इंडियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने ढूंढा है, जो मैं मेरे पेशेंट्स को गाइड करता हूँ कि क्या यूजुअल स्क्रीन टाइम होना चाहिए हर बच्चे के एज के हिसाब से। तो पहली बात तो जो बच्चा 18 महीने से 2 साल का है उसके लिए रिकमेंडेशन है 0 स्क्रीन टाइम। वो बच्चे ने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उसके आईज की डेवलपमेंट अभी शुरू हो रही है। फिर नेक्स्ट एज ग्रुप आता है 3 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे। हम रेकमेंड करते हैं, ये गाइडलाइंस के अनुसार मैक्सिमम 1 घंटा स्क्रीन टाइम का बच्चा यूज कर सकता है। फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशन है 6 से 10 साल के बच्चे, मैक्सिमम 1.5 घंटा पर डे ये बच्चे सेफली स्क्रीन टाइम यूज कर सकते हैं। और जो 11 से 13 साल के बच्चे हैं, मैक्सिमम 2 घंटे का स्क्रीन टाइम ये यूज कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि अपने स्कूल का टाइमिंग ही 5-5 घंटे है, लेकिन स्कूल के जो पीरियड्स है या स्कूल ई स्कूल जो हम बोल रहे हैं, वो अगर बच्चा लैपटॉप पे अगर देखे तो वो स्क्रीन टाइम
अपने आईज के लिए इतना हानिकारक नहीं है, लेकिन आईपैड या मोबाइल गैजेट्स पे अगर बच्चा स्कूल अटेंड करता है तो वो अपने आईज के लिए थोड़ा हानिकारक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जंक फूड, दैट ऑल्सो गिव्स अवर किड वेरी बैड हेल्थ। उसका रेगुलर इंटेक नहीं करना चाहिए, वो 100% रोकना चाहिए। रिकमेंडेशन ये है कि वंस इन 10 डेज मैदे वाले आइटम हम बच्चे को खिला सकते हैं, या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बच्चे को थोड़ा नुकसानदायक दे सकती है। उसका कारण यह है कि बच्चे को लाइकिंग वही जंक फूड से हो जाती है और घर का खाना वो खाना पसंद नहीं करता। फिर हम लोग आजकल देख रहे हैं कि सनलाइट एक्सपोजर के बारे में, जैसे विटामिन D3 अपने सनलाइट में अवेलेबल है, लेकिन दिन में ऐसा कौन सा अच्छा टाइम है जहां पे हमें सनलाइट बेस्ट पॉसिबल वे से मिल सकता है। तो ये एक स्टडी मैंने ऑनलाइन ढूंढा है ये इस वेबिनार के लिए, और मैं मेरे पेशेंट्स को भी रेकमेंड करता हूँ। रिकमेंडेशन ये है कि 35 डिग्री सेल्सियस जब अपना टेम्परेचर हो, अभी ये टेम्परेचर अपने पृथ्वी पे अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे होता है। आज के टाइम पे अगर हम ये यहाँ पे लेफ्ट साइड के स्लाइड में लिखा हुआ है कि दोपहर की 12 बजे की धूप बच्चे के लिए बेस्ट टाइम एक्सपोजर है इस विटामिन डी के लिए, लेकिन इंडिया में या बम्बई में 12 बजे कभी कभी 40 डिग्री से ऊपर भी टेम्परेचर रहता है, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। फिर हम सुबह 8:30-9 बजे 35 डिग्री टेम्परेचर जब हो तब बच्चे को थोड़ा धूप में 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर अगर हम दिलवाते हैं तो विटामिन D3 हमें काफी अच्छे से एब्जॉर्ब करना मिलता है। ये जो लेफ्ट साइड का राइट साइड का पिक्चर मैंने दिखाया है उसमें ये बताया है कि अगर हमने घर के बाहर हम विटामिन डी लेने के लिए जाते हैं और पूरे शरीर पे अगर हमने कपड़े पहने हुए हैं तो सिर्फ 12% विटामिन डी हम अपने शरीर में एब्जॉर्ब करते हैं। इससे अच्छा अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं विटामिन डी के कारण के लिए, तो अपना नॉर्मल बंडी या कुर्ता या व्हाइट कलर का कोई भी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के अगर हम गए तो उसमें मैक्सिमम विटामिन डी 72% विटामिन डी एक्सपोज होता है, और वो सिर्फ 7 मिनट भी बच्चा अगर वहां पे खेलेगा तो उसके लिए वो सफिशिएंट है। सो ये विटामिन डी रिलेटेड कंसेंसस मैंने आपसे शेयर किए। बहुत बार आजकल जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, वो उनमें हम देख रहे हैं राइटर्स क्रैम्प, मतलब बच्चे को लिखते लिखते फटीग हो जाता है, वो बच्चा रुक जाता है और उसकी हैंडराइटिंग चेंज हो जाती है। तो पेरेंट्स टेंशन में आते हैं कि ये बच्चे का परफॉर्मेंस आगे कैसे होगा। सो राइटर्स क्रैम्प ये कोई घबराने वाली बीमारी नहीं है, बहुत रेयरली ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, लेकिन कई बार बच्चे को एंजाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड, कॉम्पिटिशन रिलेटेड क्रैम्प्स आते हैं। इस सब चीजों में हमें बच्चे को काउंसिल करना बहुत जरूरी है, और काउंसिल करने के पहले ये तकलीफ में कोई बीमारी है या नहीं ये ऑर्थोपेडिक सर्जन से जान लेना बहुत जरूरी है। सो ये 2 प्रॉब्लम मैंने बच्चों के आपसे डिस्कस करे, कैल्शियम डेफिशिएंसी और राइटर्स क्रैम्प। लेट अस मूव ऑन टू यंग एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसमें ये सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि गर्दन का पेन होना, और इस पेन की वजह से काफी अदर सिम्टम्स मिडिल मतलब यंग एज लोगों में दिखाई देते हैं, जैसे गिडीनेस होना, चक्कर आना, हाथ में झुंझुनाहट होना, रेडिएटिंग पेन, शोल्डर के आसपास बर्निंग सेंसेशन वाला पेन होना। अगर ये सब पेन हो रहे हैं, इसका मूल कारण हमें ये चिंता होती है कि ये हमें स्पॉन्डाइलोसिस हुआ है या नहीं हुआ है। सो लेकिन ये जो पिक्चर में मैंने लोकेशन ऑफ पेन बताया है, तो अपने गर्दन के पीछे एक पतंग काइट शेप एक मसल होता है जिसकी 16 बोन्स पे अटैचमेंट्स होती है, मतलब अपने स्पाइन पे अटैचमेंट होती है, शोल्डर लेवल पे अटैचमेंट होती है, कॉलर बोन पे अटैचमेंट होती है। तो बहुत बार हम नीचे झुक के किचन रिलेटेड काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो इस वजह से ये जो मसल है ये इसके अटैचमेंट स्टिफ हो जाती है और उसकी वजह से पेन होता है। ये पेन 100% सॉल्वेबल है ओनली विथ एक्सरसाइज एंड सम मेडिकेशंस। इस पेन में कोई एक्सरे की जरूरत नहीं होती, ये पेन स्पॉन्डाइलोसिस से रिलेटेड नहीं होता, ये पेन से आगे चल के कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन ये पेन बहुत सीवियर कोई कोई लोगों में दिखाई देता है। सो उसकी ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे। सो नेक पेन और स्पॉन्डाइलोसिस में क्या फर्क हम समझाएंगे। पहली बात तो जो मैंने मसल पेन का आपको पिक्चर दिखाया और अभी जो मैं स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मसल पेन यूजुअली साइड में होता है,
मतलब जो सेंटर ऑफ द स्पाइन, सेंटर ऑफ द नेक में जो पेन होता है वो स्पॉन्डाइलोसिस के रिलेटेड होता है, और साइड में जो पेन होता है वो मसल रिलेटेड होता है। बहुत बार स्पॉन्डाइलोसिस का पेन शोल्डर से लेके हाथ तक रेडिएट होता है। कई कई बार ये पेन से झुंझुनाहट होना, हाथ में सुन पड़ना या करंट जैसे शॉक लगना, ऐसे पेन भी काफी बार दिखाई देते हैं। मसल पेन बहुत बार गिडनेस या वर्टाइगो, चक्कर आना या अपना पूरा एटमॉस्फेयर गोल घूमना, ये मसल पेन में नहीं दिखाई देता है, ये स्पॉन्डाइलोसिस में दिखाई देता है। सो ये चीजों में हमें ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद एक मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि नॉर्मल एक्सरे और स्पॉन्डाइलोसिस के एक्सरेज में क्या फर्क होता है। सो ये जो हम एक्सरे देख रहे हैं ये स्पाइन का एक्सरे है, जिसमें हर मणके के बीच की गैप एकदम एडिक्वेट और यूनिफॉर्म है। और जबकि ये स्पाइन एक्सरेज में, राइट साइड के एक्सरेज में ऐसे जो बिग अपीयरेंस आया है, ये जो चोंच आई है, ये स्पॉन्डाइलोसिस का एक्सरे है। अभी मैं एक बार अपने को कभी कभी कोई डॉक्टर एमआरआई भी एडवाइस करता है, लेकिन हर इंसान अपना एमआरआई एबनॉर्मल है कि प्रॉब्लमेटिक है या नॉर्मल है, इतना जानना तो आसान है। सो ये जो सेंटर वाला कॉर्ड है, ये अपना स्पाइनल कॉर्ड है, ये मणके के बीच में जो गद्दी रहती है, ये इस कॉर्ड को दबा नहीं रही है। और यहाँ पे अगर एबनॉर्मल एमआरआई में आप देखोगे तो मणके के बीच की जो गद्दी है वो दब रही है। ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन आपको डॉक्टर समझाएंगे, लेकिन ये आपके जानकारी के लिए मैंने दिखाया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है टेनिस एल्बो पेन। बहुत बार हमें ये एल्बो के ये लोकेशन पे काफी पेन होता है, और वो पेन से हम कोई कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी है, जैसे जार का ढक्कन खोलना या कबर्ड का दरवाजा खोलना या कपड़े स्क्वीज करना, ये जो मूवमेंट है, या कंप्यूटर पे काफी समय तक टाइपिंग करना, ये मूवमेंट काफी पेनफुल होती है। सो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टेनिस एल्बो का पेन होता क्यों है। एक्चुअली अपने हैंड और मसल्स के जो मूवमेंट करने वाली सारी नसें हैं वो एल्बो के एक ओरिजिन से निकलती है, और वो ओरिजिन पे उनको काफी स्वेलिंग आ जाता है। उसकी वजह से यहाँ पे आपको एल्बो में पेन होता है। और ये पेन का ट्रीटमेंट का मुख्य कारण है, एक स्प्लिंट आता है जो हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, टेनिस एल्बो स्प्लिंट। ये स्प्लिंट अगर हम पहनते हैं तो वो मसल्स की जो सूजन है वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाती है, और वहाँ का जो प्रेशर है वो आगे बाईपास हो जाता है, और वही काम करने में पेन डेफिनेटली कम होता है। अगर सीरियस केसेस में जो पेन दवाई से कम नहीं हो रहा है, फिजियोथेरेपी से कम नहीं हो रहा है, स्प्लिंट पहनने से कम नहीं हो रहा है, तो कोई बार हमें इंजेक्शन के बारे में भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट, यंग एज या मिडिल एज ग्रुप के लोगों में हमें प्रॉब्लम दिखती है, वो है लोअर बैक पेन। अभी जो लोअर बैक पेन होता है उसके कई कारण नेक पेन से रिलेटेड भी होता है। सो लोअर बैक पेन अगर सेंटर के पोर्शन में बैक पेन हो रहा है तो उसका कारण स्पाइन से रिलेटेड होता है। उस तकलीफ में हमें खुद को ये पूछना है या अपने सिम्टम पे ये ध्यान देना है कि ये जो मेरा बैक पेन है वो पैर में आ रहा है क्या, या मैं चलते चलते अगर मैं पानी की टंकी है रुकना ना, पड़ रहा है। चूहा मरने की बात आ रही। ओके, तो अंदर कोई मर गया होगा कि देखा तो जस्ट प्लीज अनम्यूट दैट। करेगा। Okay. So anyways, so after understanding अपने जो neck pain, back pain, elbow pain, shoulder pain, ये प्रॉब्लम के बाद ये ऐसे कम ये क्यों होते हैं, उसके मुख्य कारण आजकल हम देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम। कोई लोगों की बैठने की जो पोजीशन है, इससे रिलेटेड मैक्सिमम पेशेंट्स वी आर एग्जामिनिंग ओपीडी, और हम उनको सिर्फ ये बताते हैं कि आप आपका बैठने का पोस्चर एक्यूरेट करो। सो द बेस्ट पोस्चर इज एज शोन इन द स्क्रीन। जो अपने हम अगर लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उसका आई लेवल से कांटेक्ट होना चाहिए, और अपनी गर्दन ज्यादा नीचे झुकनी नहीं चाहिए। जो हम बैठते हैं हमारा स्पाइन या हमारी बैक की पोजीशन स्ट्रेट होनी चाहिए, और हमारे एल्बो की पोजीशन 90 डिग्री पे, जैसे ये पिक्चर में दिखाया है वैसे होना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम पोस्चर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कई बार हमारे पेशेंट्स या हमारे सारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि 10 से 12 घंटे तक हम लैपटॉप पे बैठ के काम करते हैं। आपको आपकी जगह से रिकमेंडेशन ये है, हर 45 मिनट्स में एक बार उठ के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या घर के अंदर 2-3 राउंड मार के वापस बैठना चाहिए। इससे जो मसल स्टिफनेस का साइकिल है वो ब्रेक हो सकता है। सो टेकिंग फ्रीक्वेंट ब्रेक फ्रॉम योर वर्क सिटिंग एट होम
मस्ट बी डन। सो उससे भी आपके बैक पेन्स काफी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। अभी हम यंगस्टर के बाद जाएंगे प्रॉब्लम्स इन द मिडिल एज ग्रुप। मिडिल एज ग्रुप इज 45 और 50 से लेके 60 एज ग्रुप तक। इनके प्रॉब्लम्स थोड़े से अलग है। ऑफ कोर्स ये एज ग्रुप में भी हम काफी बार नेक पेन, बैक पेन ये सब भी देखते हैं, लेकिन बहुत बार इनमें तकलीफ होती है फ्रोजन शोल्डर की। मिडिल एज ग्रुप के लोगों को कभी कभी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एस्थमा, ऐसी भी कई अलग अलग मेडिकल इश्यूज रहते हैं। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि शोल्डर पेन जो है, हम पहले पेशेंट हमारे पास आने के बाद हम उनको ये पूछते हैं कि आपको कहीं गिर गए या कुछ मार लगा है या कोई जड़ चीज उठाने में आई है। ऐसी अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो 90% अपने शोल्डर पेन का कारण अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं। अगर हमारी शुगर कंट्रोल में ना रही, हमारा यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल में नहीं है, थायराइड कंट्रोल में नहीं है, तो हमें फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। सो आज मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रोजन शोल्डर मतलब होता क्या है। सो फ्रोजन शोल्डर ये कोई बोन या हड्डी की बीमारी नहीं है। इसमें हमेशा एक्सरेज नॉर्मल आते हैं, ये हड्डी में कोई फ्रैक्चर दिखाई नहीं देता है। ये प्रॉब्लम है शोल्डर जॉइंट के आसपास, बगल में एक कैप्सूल होता है जो अपने जॉइंट को पकड़ के रखता है, वो जॉइंट को स्टेबल करके रखता है। वो कैप्सूल का इन्फ्लेमेशन मतलब वहां पे सूजन आना, ये मेन फ्रोजन शोल्डर का कारण है। ये मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है। सो बहुत बार क्या पेशेंट को दिक्कत आती है कि साइडवेज अगर हम हाथ ऊपर उठाए, अगर हम सामने से हाथ ऊपर उठाए तो पेशेंट या हर आदमी कर सकता है, लेकिन वही हाथ अगर वो साइड से ऊपर उठाए तो वो उसको ऊपर लेने में दिक्कत होती है। और दूसरी मतलब हाथ बाहर निकालना, जैसे एक्सट्रीम राइट साइड के पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हाथ अगर हम बाहर निकालते हैं तो फ्रोजन शोल्डर का पेन होता है। सो ये नॉर्मल जॉइंट ऐसे दिखता है और जो रेडनेस हुआ है वो फ्रोजन शोल्डर का जॉइंट है। वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज, अगर पेन अनबेरेबल है और अगर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो कई बार डॉक्टर शोल्डर जॉइंट में इंजेक्शन लेना रेकमेंड करते हैं। मैक्सिमम 1 या 2 इंजेक्शन मरीज को हम एडवाइस करते हैं। उसमें 60 to 80% सक्सेस रेट होता है। कई कई बार इंजेक्शन के बाद भी पेन रिकवर होता है। सो द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर देम इज एक्सरसाइज। ये आप ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन से या फिजियोथेरेपिस्ट से हम पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं रूटीन एक्सरसाइज, मतलब अपनी गर्दन की मूवमेंट करना, अपने हाथ साइड में या ऊपर लेना, थेराबैंड की एक्सरसाइज करना, शोल्डर या प्रोन पोजीशन उल्टा लेट के हाथ ऊपर उठाना, ये जो एक्सरसाइज इस पिक्चर में दिखाई दे रही है वो आप कर सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम बहुत मिडिल एज ग्रुप में, स्पेशली जिनको डायबिटीज या थायराइड है, एक रिस्ट पेन, मतलब रिस्ट के ये लोकेशन, अंगूठे के नीचे पेन होना। ये प्रॉब्लम हम लोग आजकल यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं जो मोबाइल कंटिन्यूअस अंगूठे से यूज करते हैं, स्क्रीन के बटन प्रेस करना। तो उसमें क्या होता है, ये भी कोई बोन या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ये अंगूठे की जो मूवमेंट करने वाले टेंडन्स है, टेंडन्स, वो रिस्ट के ये लोकेशन पे दब जाते हैं। और बहुत बार शेक हैंड मूवमेंट, अगर हम किसी को हाथ मिलाने की एक्शन की मूवमेंट करते हैं या जार का ढक्कन खोलने की मूवमेंट करते हैं तो ये पेन दिखाई देता है। और ये बहुत सीरियस पेन होता है, ये कई कई बार पेन किलर से भी कम नहीं होता है। इसलिए बहुत बार हम रेकमेंड करते हैं कि कोई स्प्लिंटेज या फिजियोथेरेपी हम रेकमेंड करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम मिडिल एज ग्रुप में हम देखते हैं इस कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल मतलब कलाई, टनल मतलब अपने कलाई में एक टनल है जिसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स जाती है, जो राइट साइड के पिक्चर में येलो कलर में दिखाई दे रही है। इस प्रॉब्लम में बहुत बार मरीज ये कंप्लेंट करता है कि अपने अंगूठा, पहली उंगली या दूसरी उंगली में परसिस्टेंट नमनेस होना, मतलब ये हाथ सुन्न हो जाता है, बधिर सो जाता है। रात को नींद खुल के ये पेशेंट्स हाथ को झटकते रहते हैं। कई बार फोन पे अगर हम बहुत देर बात करेंगे तो यह हाथ नम सुन्न हो जाता है, फिर हम फोन चेंज करते हैं। कई कई लोगों में तो सब्जी काटते वक्त, आटा गूंथते वक्त यह हाथ नम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी दवाई से कई बार नहीं कंट्रोल में होता, लेकिन अगर आपके मेडिकल प्रॉब्लम्स आप कंट्रोल करो तो ये नमनेस ठीक रह सकता है। सो इस प्रॉब्लम का नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये राइट साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये इनके कॉमन लक्षण होते हैं। नमनेस मतलब सुनापन, झुंझुनाहट, थंब स्ट्रेन, अंगूठे की ताकत कम हो जाना,
वो रोटी नहीं तोड़ सकते, चावल नहीं खा सकते, सुई का धागा नहीं पो सकते। नाइट डिस्टर्बेंस, रात को ये मरीज हाथ के नमनेस की वजह से जाग जाते हैं। फिर सेंसरी लॉस, उनको उंगली, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर में गर्म पानी या ठंडे पानी का एहसास कम होने लगता है। और इनके मेडिकल प्रॉब्लम्स अगर अनकंट्रोल रहते हैं तो ये तकलीफ हमें ज्यादा दिखाई देती है। भगवान की ऊपर वाली की मेहरबानी है, ये प्रॉब्लम ये टाइप के स्प्लिंट पहनने से भी कंट्रोल में आते हैं। बहुत बार डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन या दवाई से भी कंट्रोल में आ जाते हैं। इनको पर्टिकुलर एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी लगती है। और सिर्फ अपने स्ट्रेस प्रॉब्लम अगर हम कम करेंगे, या अपनी जो राइटिंग स्किल है या अपने वर्किंग पैटर्न अगर हम कम करेंगे, तो अगर ये ऐसे करेंगे तो ये तकलीफ ठीक हो सकती है। फिर हम अभी अपर लिम से हम अभी नीचे पैर की ओर जा रहे हैं। तो शोल्डर नेक से हमने शुरू किया, रिस्ट हैंड पे खत्म किया, अभी हम आ रहे हैं हील पेन। ये मैं अगर दिन के 30-35 पेशेंट अगर अपॉइंटमेंट से देखता हूँ, तो उनमें से 10 पेशेंट हील पेन के हैं। मेरे घर में अभी 10 पेशेंट है। और इस पेन का कारण, ये पेन से सबसे ज्यादा पेशेंट की कॉमन कंप्लेंट ये होती है कि मैं अगर बहुत देर तक बैठूं और अगर पैर में जमीन पे टिकाऊं तो मैं पैर वेट बेयर ही नहीं कर सकते। ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम टीचर, सोल्जर, बैंकर, पोस्टमैन, फिर जो जिनका स्टैंडिंग जॉब है या काफी चलने का जॉब है, इनमें ये प्रॉब्लम हम काफी कॉमन देखते हैं। ये हील के लोकेशन पे पेन होता है। ये जो एक्सरे मैंने इसलिए लगाया है कि इसमें एक एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम मेडिकल वर्ड यूज करते हैं स्पर, कैल्केनियल स्पर। इस प्रॉब्लम की वजह से ये पेन काफी लोगों को परेशान करता है। हाउ टू मैनेज, सबसे सिंपल है। अगर हम मरीज को बोलते हैं कि आप सॉफ्ट हील के फुटवेयर पहनो, इसमें कोई ब्रांड लेने की जरूरत नहीं है, जो फुटवेयर आपको कंफर्टेबल है वो आप पहनिए। मरीज बोलता है हम पहनते हैं, लेकिन वो ये भूल जाता है कि 24 घंटे में वो सिर्फ 1 घंटे घर के बाहर जाता है तब वो पहनता है, और घर के अंदर वो अपने नॉर्मल स्लीपर पहनते रहता है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि घर के अंदर और घर के बाहर सेम सॉफ्ट हील की फुटवेयर पहननी चाहिए। गर्म पानी का सिकाई, जैसे एक बकेट में गर्म पानी लेके नमक डाल के पैर डुबो के रखना चाहिए। अगर ओबेसिटी है तो वेट रिडक्शन करना बहुत जरूरी है। बहुत बार इनकी शिकायत ये होती है कि हम चलने की कोशिश करते हैं वजन कम करने के लिए, पेन की वजह से हम चल नहीं पाते। तो हम तभी रेकमेंड करते हैं अच्छे क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज पहन के आप चलना चाहिए, लेकिन वजन कम करने से हील पेन कम हो सकता है। एंड अगर इससे भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन को आपको कंसल्ट करना होगा। और कई कई बार एक यूरिक एसिड, एक वात की शिकायत होती है, सीरम यूरिक एसिड, जैसे शरीर में अपने प्रोटीन्स के लेवल ज्यादा हो गए तो भी हील पेन होता है। आजकल हम ये भी देख रहे हैं जिम फैड, मतलब लोगों ने वजन कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट कम कर दिए, फैट कम कर दिए, रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, सिर्फ प्रोटीन्स लेना, अंडे खाना, वे प्रोटीन्स लेना। एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अपना नॉर्मल होम फूड बहुत जरूरी है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलड, पापड़, नींबू, अचार, ये सब चीज का एक महत्व है। वो एक 1 मील ऑफ द डे हैज टू बी नॉर्मल। अभी हम आएंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन। सो इसमें बहुत बार अपने सीनियर सिटीजन, दादा दादी के उम्र के एज ग्रुप के लोगों में 65, 70, 75, 85 एज लिमिट अच्छे भगवान की दया से बढ़ने की वजह से नी पेन ये आजकल बहुत बहुत कॉमन है। और उसका मुख्य कारण होता है आर्थराइटिस, घुटने का सांधा घिस जाना। ये क्यों होता है? इसके अपार्ट फ्रॉम मेडिकल रीजन, जैसे मैंने बताया संधिवात या हाई यूरिक एसिड लेवल, इसके अलावा भी बहुत जन को कोई बीमारी नहीं होती और नी पेन शुरू हो जाता है। तो जैसे ये लेफ्ट साइड के पिक्चर में हमने दिखाया है कि घुटने के बगल में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ये अगर आम भाषा में समझाने की कोशिश करें तो दो बोन्स के बीच में एक कुशन होता है। वो कुशन अपने थाई बोन जो मांडी की हड्डी है और लेग बोन जो पैर की हड्डी है, टिबिया एंड फीमर, उनको घिसने नहीं देता। लेकिन एज रिलेटेड, एज के हिसाब से ये इसका मात्रा कम हो जाती है, ये अपने आप ही घिस जाता है। इसलिए बोन सरफेस एक दूसरे के ऊपर घिसने की वजह से आर्थराइटिस होता है। जैसे आप ये एक्सरे में देखोगे, राइट साइड पे दोनों घुटने की बाजू की जो गैप है वो वेल मेंटेन्ड है। और अगर लेफ्ट साइड के एक्सरे पे आप देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा है और गैप कम हो गई। ये इसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। और ये आर्थराइटिस सिर्फ घुटने में नहीं होता, ये आर्थराइटिस हाथ में भी होता है।
और सबसे कॉमन आर्थराइटिस होता है अंगूठे में। जैसे आप ये लोकेशन पे मैं दिखा रहा हूँ, अंगूठे का एक्सरे जो जॉइंट में जो व्हाइट कलर का हमें गैप दिख रहा है, और स्पेशली सीनियर सिटीजन अगर वॉकर पकड़ रहे हैं या स्टिक पकड़ रहे हैं या वो कोई चीज जोर से पकड़ रहे हैं, तो उनको अंगूठे के बेस में पेन होना शुरू हो जाता है। ये 100% प्रिवेंटेबल है और 100% ट्रीटेबल है। भाई कई बार आर्थराइटिस के कारण मतलब बीमारियां रहती, जैसे संधिवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, या अपने एसएलई, सिस्टमिक ल्यूपस आर्थराइटिस, या यूरिक एसिड लेवल। ये सब आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट एक हैंड सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह लेके ही हो सकती है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने ये फोटो शेयर किया है। सो व्हाट इज द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस? पहली बात तो वेट रिडक्शन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। स्प्लिंटेज, कई बार हमें नी का आर्थराइटिस है, घुटने का आर्थराइटिस है, तो ब्रेस पहनना, चलते वक्त घर पे प्रेस पहनने की जरूरत नहीं होती। अंगूठे का या हैंड का आर्थराइटिस है तो अंगूठे का जो स्प्लिंट हमने दिखाया था वो आप पहन सकते हो। कई बार आर्थराइटिस के जो अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोसिस हो गया शुरू के दिनों में, तो फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि 24 घंटे में आधा घंटा अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा पेन नहीं जाने वाला। हमें ये जो एक्सरसाइजेस है हर 4 घंटे में 2 मिनट के लिए घर पे भी करना है, तो ही इसके आर्थराइटिस के लक्षण कम हो जाएंगे। और अगर इन सब चीजों से अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को सलाह लेके अपने आर्थराइटिस मेडिकल दवाई से ठीक होने वाला है कि उसे कोई इंटरवेंशन की जरूरत है, वो आपको समझाएंगे। एक लास्ट मेरा कॉमन क्वेश्चन मुझे हर जन पूछता है कि कुछ लग गया, कुछ मार मोच लगी या कुछ मार लग गया, तो गर्म पानी का सिकाई करना चाहिए या ठंडे बर्फ का सिकाई करना चाहिए? तो मेरा इसमें रिकमेंडेशन ये है कि कोल्ड एप्लीकेशन हम कब करना चाहिए और गर्म पानी का सिकाई। अगर कोई भी चीज 2 दिन से हमें परेशान कर रही है, 2 दिन से कम समय में, जैसे पैर में मोच आना, सीढ़ी से चढ़ते उतरते पैर में मोच आ गई, या कहीं लग गया और स्वेलिंग आ गया, अक्यूट इन्फ्लेमेशन, तभी हमें कोल्ड एप्लीकेशन करना चाहिए। और अगर कोई तकलीफ हमें 48 घंटे, 1 हफ्ते से ज्यादा है, तो फिर हमें इसको गर्म पानी से ज्यादा सिकाई, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, नेक पेन है, घुटने का दर्द है, ये 2-3 दिन की बीमारी नहीं है, ये 3-4 महीने से हमें होते रहता है। इस समय हमें हॉट फोमेंटेशन, गर्म पानी का सिकाई, आप इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड ले सकते हो, हॉट वाटर बैग ले सकते हो, या गर्म पानी से डायरेक्ट सिकाई कर सकते हो। ये कोल्ड और हॉट का एप्लीकेशन कब करना उसके बारे में है। कई बार अगर प्रॉब्लम स्प्रेन, जैसे मोच या मसल स्टिफनेस, बैठ के या कोई चीज एकदम से उठा ली और मसल स्पाज्म हो गया अक्यूट, तो ही हमें कोल्ड एप्लीकेशन करना है। और अगर जॉइंट लेवल के प्रॉब्लम है, जैसे गर्म मतलब एंकल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट, ये प्रॉब्लम अगर कई दिनों से चल रहे हैं या आर्थराइटिस रिलेटेड पेन है, तो हमें गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम अराउंड बोनी रीजन, जैसे कोनी, अपना सर के इधर, अगर वहां कुछ लगा तो कोल्ड एप्लीकेशन, या मसल, आर्म लेवल, टेनिस एल्बो लेवल, थाई लेवल, बैक मसल लेवल, अगर वैसा हो तो हमें गर्म पानी का सिकाई करना चाहिए। और लास्ट स्लाइड मेरी ये है कि हाउ टू मेंटेन ऑर्थोपेडिक हेल्थ, जो मैंने कॉमन अपने लेक्चर में कई बार अभी समझाया कि सनलाइट एक्सपोजर, उसमें 35 डिग्री, अपने मुंबई और थाने सिटी के हिसाब से 35 डिग्री मई मतलब समर वेकेशन में 10 बजे के आसपास होती है, विंटर वेकेशन में ये 12 बजे के आसपास होती है, और रेनी सीजन में ये काफी वेरी करती है। इससे ज्यादा समय के अगर हमने सनलाइट एक्सपोजर लिया तो स्किन बर्न होने के चांसेस रहते हैं, ये मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ। आउटडोर एक्टिविटी बढ़ाइए, घर के अंदर की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये जनरल हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन ऑर्थोपेडिक हेल्थ के लिए आपको घर के बाहर जाना बहुत जरूरी है। कम से कम 20 मिनट चलना बहुत जरूरी है। वेट रिडक्शन ये बहुत जरूरी है। और हमें जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसे हम नजरअंदाज या निग्लिजेंस नहीं रख सकते, वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कोई भी प्रॉब्लम को हम छुपाना नहीं चाहिए या उसको सहन मत करो। हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट कि there is a solution for almost all the problem, at least there is a proper guidance we may receive for to solve the problem। तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना भूलना मत। ये जो डाइट चार्ट है इसमें वेजिटेबल डाइट मैंने लिखा हुआ है,
इसमें मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ऑल ग्रीन वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स कंज्यूम करोगे तो ऑर्थोपेडिक हेल्थ हमारी मेंटेन रहेगी. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू जी कनेक्ट एंड ऑल द व्यूअर्स. नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू हैव डिस्कशन. थैंक यू. Parag bhai, thank you so much. What a wonderful way of explaining our day in and day out activities and day in and day out issues, Parag bhai. Fantastic. Now we'll go one by one. There is in chat box we have got some questions. I'll just read those questions and then Okay. you can answer them. Okay. First is any guideline on maximum allowed screen time for the adults? Like you have suggested it for kids, Yes. but any So guideline on maximum allowed screen time for adults? yeah. So for adult, if the guideline changes from those who have specs and those who do not have specs, so the guideline is 3 hours for adult. And especially adults nowadays, if they can afford, we can have a retina protection skin display. बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन हु इज अ टेक सेवी, लेकिन बहुत बार अगर आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है तो आजकल रेटिना प्रोटेक्शन डिस्प्ले मिलता है. वो अगर हमारे स्क्रीन पे अगर हम लगा देते हैं तो आपका स्क्रीन टाइम सेफली 5 घंटे तक हो सकता है. अगर वो नहीं है तो मैक्सिमम स्क्रीन टाइम इज 3 to 3.5 hours पर डे इज सेफ. Okay, very good. Thank you. The second question is present situation of COVID, how to reduce the screen time? I think this is more generalized. It hardly has to do anything with our technology or with our technical subject, but overall guidance आप दे सकते हैं. सो स्क्रीन टाइम कोविड टाइम पे अगर हमें कम करना है तो जस्ट अपने बचपन में फोकस करो. अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो डू ड्राइंग, वो आपको कहीं कंपटीशन में दिखानी नहीं है. आपको राइटिंग हैबिट्स है तो ट्राई टू लर्न राइटिंग. मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर हम राइट हैंड से सब कुछ लिखते हैं तो स्टार्ट राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड. यू विल बिकम एम्बिडेक्स्ट्रस, मतलब आपका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है अगर आप लेफ्ट हैंड से रोज 20 मिनट आपके मदर टंग लैंग्वेज में लिखते हो तो आपका आईक्यू लेवल, आपकी इंटेलिजेंस काफी इंप्रूव होती है उससे. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हम भूल चुके हैं इज रीडिंग. हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते आजकल. हमें नॉवेल पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है तो मोबाइल पर पढ़ते हैं. वो बहुत गलत है. वो हम नॉर्मल प्रॉपर हार्ड कॉपीज ऑफ टेक्स्ट बुक वी शुड बाय. And religious textbook reading is also recommended. That improves definitely knowledge if we have a belief in it. These are the ways. Very good. Thank you so much. म्यूजिक अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसमें भी हम कर सकते हैं. जो अपनी पुरानी आदत है, जो हैबिट है, उनको इनकल्टिवेट करो तो उससे स्क्रीन टाइम डेफिनेटली कम होगा. नेटफ्लिक्स, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन 1 महीना बंद करो, आपका सब ठीक रहेगा. Perfect answer. Okay. What is the solution for golfer's elbow pain? Yes. So we have to understand the difference between tennis and golfer's elbow. Actually ये दोनों टर्मिनोलॉजीज यूरोपियंस ने डिस्क्राइब करी है. टेनिस एल्बो मींस ये अगर मेरा एल्बो है, ये मेरा अंगूठा है, तो अंगूठे के साइड पे जो पेन होता है वो टेनिस एल्बो का पेन है. यूजुअली रिस्ट और फिंगर एक्सटेंशन रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब कलाई ऊपर करने के एक्टिविटीज में टेनिस एल्बो होता है और कलाई नीचे करने के एक्टिविटीज में गोल्फर्स एल्बो होता है. सो गोल्फर्स एल्बो ये अपने एल्बो के इनर साइड पे होने वाला पेन है. वो बहुत बार गोल्फ खेलते हैं जिनको शॉट मारना पड़ता है, वो उनमें वो दिखाई देता है. इंडियन सब्जेक्ट्स में गोल्फर पेन बहुत बार ट्रॉमा से रिलेटेड होता है. कोई जड़ चीज उठाने में हुई या गिर गए तभी गोल्फर्स पेन हम ज्यादा देखते हैं. ट्रीटमेंट मोर और लेस दोनों का सेम है. गर्म पानी की सिकाई, पेन किलर बहुत ज्यादा दर्द है तो, या गर्म पानी अपना एक्सरसाइज से वो सेटल हो सकता है. Oh, very good. Next question is what exercises do we do during the COVID time, especially when people are working from home? Okay. So first exercise is depending upon the floors of your building that you stay in and depending upon your knee and back pain and depending upon your आपकी उम्र के हिसाब से मैं रेकमेंड करूंगा बच्चों को सीढ़ियां चढ़ने उतरने में कोई लिमिटेशन नहीं है. वो 15 माले की बिल्डिंग भी चढ़ सकते हैं. लेकिन जो यंग एज ग्रुप वाले हैं उनको अगर आदत नहीं है तो स्टार्ट विथ 5 स्टोरी, मतलब रोज 5 फ्लोर जीने चढ़ उतर, सीढ़ियां चढ़ उतर करो. सीनियर सिटीजन्स को हम रेकमेंड करते हैं कि 2 मंजिले की सीढ़ियां चढ़ उतर करनी चाहिए. दैट इज नंबर 1. नंबर 2 इज एटलीस्ट 2 बार योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम
उसमें अगर हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या कपाल भारती कर सकते हैं, क्योंकि कोविड ये लंग की बीमारी है, तो हमें हमारा लंग को डेवलप करना और हार्ट को डेवलप करना बहुत जरूरी है रादर देन ऑर्थोपेडिक हेल्थ। तो प्राणायाम, योगा, कपाल भारती, मेडिटेशन, ये आप दिन में 2 बार आपके शेड्यूल के हिसाब से कर सकते हो। और घर में, भले घर अपना 300 स्क्वायर फीट का हो या 1500, अगर हम घड़ी स्टॉप वॉच लगा के अगर हम 25 मिनट घर में चलते हैं, इट इज इक्वल टू वॉक ऑन द ग्राउंड फॉर 10 मिनट्स। सो वो आप घर पे कर सकते हो। Okay, that's very good. Next question is, what is the exercise for the center back pain? Okay, so first of all, 90% of back pain to I know which is less than 50 और 60 एज ग्रुप के लोगों में होता है, वो मसल रिलेटेड पेन की वजह से होता है। उसमें प्रिवेंशन, ये ज्यादा ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन, मतलब अपने बैठने का जो पोस्चर है वो एडिक्वेट और एक्यूरेट रखिए, तो वो बैक पेन नहीं होगा। और उसके लिए भुजंगासन और वज्रासन, मतलब हमें प्रोन पोजीशन में पीठ पे लेट के सर ऊपर करना है और पैर ऊपर करना है। ऐसी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो पेन सेटल हो जाता है। पेन किलर्स के बजाय हम आजकल रेकमेंड करते हैं कि हिलेक्स स्प्रे या रेली स्प्रे या वोलिट्रा स्प्रे आता है, वो स्प्रे मारने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए टी शर्ट नहीं पहनना है या शर्ट नहीं पहनना है, क्योंकि वो स्किन में एब्जॉर्ब होगा तो आपका पेन कम हो जाएगा। Okay, very good. Next is, one of our very close friend Bijal Bhai is asking, my wife and daughter, they have flat foot. Okay. So how to tackle the associated ankle pain when at home and while going out? So they Yeah. already have purchased the shoe and home chappals with arc support. Okay. Anything other than that you recommend for the So- flat foot? Yeah, so my first recommendation is get the problem analyzed by a proper specialist. First recommendation, like I am a hand surgeon, there is an ankle foot surgeon available, so they have to analyze their problem, and 90% of the time weight reduction and modification of walking, जैसे हम पैर पे यूजुअली जब चलते हैं तो हमारा तलवा हम पूरा पैर पे एक साथ रखते हैं। So in flat foot people, sometimes they recommend to walk on the outer border of our foot if we are walking for longer distance। तो आजकल काफी शू मॉडिफिकेशन भी हो गए हैं, एंड विच इज अवेलेबल विद द कंसल्टेशन ऑफ एंकल एंड फुट सर्जन। बहुत रेयरली अगर ये कॉस्मेटिक नहीं, फंक्शनल डिफॉर्मिटी है, तो सर्जरी करके भी फ्लैट फुट करेक्शन हो जाता है। सो उनका प्रॉब्लम है 90% प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय द स्प्लिंटेज, मतलब वो एक वैल्गस इन सोल करके हील में, पैर में रखने के, अपने शू में या फुटवेयर में रखने के लिए एक स्प्लिंट मिलता है। वो अगर हम दिन भर, वो पहनने के लिए अनकंफर्टेबल होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी अगर हमने आदत डाली तो ये जरूर सॉल्व हो सकता है। Okay. The next question is, what is the treatment for hump neck? Okay, so hump neck is 90% time it is just a fat deposition on the back of your spine and it is not a disease। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फाइंडिंग का नाम है। मतलब बहुत बार थोड़ा जिसकी नेक शॉर्ट है, शॉर्ट नेक लोगों में, या जिसकी हाइट कम है 5 फीट से या 5.5 अगर हाइट है, और जो थोड़े से हेल्दी है, थोड़े ओबेज है, उनमें हम्प नेक दिखाई देता है, वो बीमारी ही नहीं है, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। लेकिन कभी कभी हम्प नेक ये स्पॉन्डाइलोसिस की पहली साइन हो सकती है, और एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है लाइपोमा, मतलब ये एक चर्बी की गठान होती है, उसको हम्प नेक का ये दूसरा नाम भी रहता है। तो वो आपको जनरल सर्जन से एक बार उसे रूल आउट कर लेना चाहिए, बट अदरवाइज इट डजंट नीड एनी ट्रीटमेंट, इट रिमेन्स इन द बॉडी। Okay. What exercise is recommended for lower back pain? I think आपने ये तो बता दिया already. या अच्छा, हर रोज के अपने खाने पीने में लेमन, हनी और जिंजर वाटर डेली लेने से बोन को कोई इफेक्ट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये हनी, लेमन, जिंजर, ये चीजें ऐसी है कि जो हम एक्स्ट्रा मात्रा में ले ही नहीं सकते। सो हम जितनी लेते हैं उतनी अपने बोन्स के लिए कोई हानिकारक नहीं है। इनफैक्ट उनमें विटामिन सी का बहुत अच्छा प्रमाण रहता है, which is good for from the health of other point of view apart from orthopedics। हम ले सकते। Okay, thank you. Next question is it okay to climb staircase as part of physical exercise?
is there any risk to knee because of this, and how So- much one should do it? So it depend upon your height and body weight, how much staircase you can climb. So honestly, I am a trekker, so I go in for trekking in Uttaranchal. So तभी हमने ये स्टडी किया था कि अगर यंग एज में, मतलब मैं एज ग्रुप डिफाइन करूं, तो अप टू 45, अगर मेरी हाइट 5'9" है और मेरा वेट 75 kg है, तो 10 फ्लोर तक सीढ़ियां चढ़ना उतरना एक बार विद द नॉर्मल पेस, आप फास्ट नहीं चल रहे हो, स्लो भी नहीं चल रहे हो, तो अपने नी के लिए हानिकारक नहीं है। सीढ़ियां चढ़ना नी के लिए प्रॉब्लम नहीं रहता, सीढ़ियां उतरना नी के लिए प्रॉब्लम रहता है। तो आप आपके बॉडी को समझ लीजिए, अगर आपको 5 फ्लोर सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं है तो ग्रेजुअली आप उसे इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे पहले 10 फ्लोर चढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो। या आपको उतरते वक्त नी में पेन हो रहा है, तो आप उतरते वक्त 5 मतलब आधा फ्लोर आप लिफ्ट से आ जाना, या तो फिर नी कैप का पहनना जरूरी है। Okay, very good. Being a vegetarian, do you feel that after 40 to 45 years you have to have additional supply of calcium and vitamin through tablets? नो नो, अगर मैं इसका आंसर, जेंट्स और लेडीज इनमें अलग अलग होता है। लेडीज में अगर 45 48 तक अगर उनको मेंसेस, उनके जो पीरियड्स है वो रेगुलरली आ रहे हैं, तो और उनको मोर देन 2 जॉइंट्स इन द बॉडी, अगर हमारे शरीर में 2 जॉइंट से कम जॉइंट पेनफुल है, तो कैल्शियम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जेंट्स में अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आपका वेट कंट्रोल है, आपको मेडिकल इश्यूज नहीं है, और आपको 2 से ज्यादा जॉइंट पेन कोई भी बॉडी में टोटल 246 बोन्स है और काफी सारे जॉइंट्स हैं, तो अगर 2 से कम जॉइंट पेन हो रहे तो कैल्शियम लेने की कोई जरूरत नहीं है। Okay, calcium tablet or sunlight, what is your recommendation? बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। सनलाइट से विटामिन D3 मिलता है, और कैल्शियम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्किन और इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, जो मैंने आपको एक मेटाबॉलिज्म पाथवे समझाया। और सो हमारे शरीर में जो कैल्शियम हम बताते हैं वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है, और जो विटामिन D3 है वो मतलब कैल्शियम इज द ग्रैंडफादर एंड विटामिन D3 इज अ ग्रैंडसन। So it is the part of calcium, but both are different. So calcium can be consumed from diet. Vitamin D3 has to be manufactured either from sunlight or exercise, or it is created into the bone itself. So दोनों अलग अलग है। तो कैल्शियम टैबलेट भी लेनी चाहिए जिसको जरूरत है, और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। Okay, very good. Then there is a nice question, ऐसा कहा जाता है कि आप खड़े खड़े पानी पीते हैं तो आपके घुटनों में तकलीफें होती है, क्या ये कितनी हद तक सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पानी अपने शरीर में यूजुअली, अगर यंग एडल्ट 15 साल के ऊपर को हम एडल्ट मानते हैं, और अप टू जिनको अगर किडनी लेवल्स की कोई दूसरी बीमारियां नहीं है, तो दिन में कम से कम 2.5 लीटर, 2.5 लीटर पानी का इंटेक होना जरूरी है। आप बैठ के लो या खड़े रह के लो, लेकिन उससे घुटने से उसका कोई रिलेशन नहीं है। पहले ये कहा जाता था कि पानी खड़े रहने से लेते हैं तो वाह, जो गुजराती में कहेवाय વાની તકલીફ शुरू થાય, પણ that is proven scientifically untrue. It is not right. Okay, so even if you, whatever way you drink water, if it is required, Yes. you can drink anyway. Yes, Okay. anyways. Oh, Yeah. oh, thank you so much. Next is if we have a nerve compression in LS, L5 and S1, is surgery the only option? So इसका जो सॉल्यूशन है, डॉक्टर या स्पाइन सर्जन पेशेंट को 3-4 सवाल पूछते हैं कि ये जो L4-5 L5-S1 लेवल पे नर्व कंप्रेशन है, अगर उसकी वजह से, मैंने मेरे स्लाइड में दिखाया था कि वॉकिंग डिस्टेंस अगर हमारा कम हो गया हो, मतलब क्या कि अगर मैं हीरानंदानी गार्डन से लेके आर्केडिया सर्कल तक, मैं जैसे वो डिस्टेंस है 200 मीटर, अगर मैं चलते चलते मुझे 2-3 बार रुकना पड़ रहा है और तभी मेरे लेग में या बैक में पेन हो रहा है, तो इट इज ए इंडिकेशन फॉर सर्जरी। सेकेंड इज, अगर मैं खड़ा रह रहा हूँ या चल रहा हूँ या बैठे बैठे मुझे कमर से लेके पैर तक मेरा पेन रेडिएट हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन नीचे, सायाटिका हम उसको बोलते हैं, तो डेफिनेटली यू नीड सर्जरी। थर्ड इज, अगर पैर की टो की मूवमेंट या अंगूठे की मूवमेंट अगर कम हो रही हो, तो फिर यू नीड सर्जरी।
एंड अगर पैर में सेंसेशंस कम हो रहे हो तो यू नीड सर्जरी. सो ओनली एमआरआई फाइंडिंग से सर्जरी का रिकमेंडेशंस नहीं होता है, वो एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही रिकमेंडेड होता है. How risky is this surgery? Sorry, this is just a follow-up question on that. सो अगर हम L4-5 S1 लेवल की सर्जरी की बात कर रहे हैं तो इट इज अ 0% रिस्क इन्वॉल्व. व्हाई? बिकॉज रिस्क हमेशा हर मरीज को दो टाइप की होती है. मुझे एनेस्थेशिया से कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, या स्पाइन सर्जरी मणके के ऑपरेशन के बाद मुझे पैरालाइज तो नहीं हो जाएगा, मैं बेड पे तो नहीं आ जाऊंगा, ये डाउट हमें रहते हैं. लेकिन जो L4-5 बोन्स है, जो अपने स्पाइन वर्टिब्रा है, वो अपने लास्ट बोन है. तो अगर भगवान ना करे लेकिन सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होता है तो सिर्फ पैर के टो की मूवमेंट कम होती है, कभी हमें पैरालिसिस होने वाला नहीं है. सो सर्जरी इज नाउअडेज, एनेस्थेशिया भी इतना सेफ है. ये सर्जरी कोई लोग जनरल एनेस्थेशिया में, हमारे इंस्टीट्यूट में जनरल एनेस्थेशिया में भी नहीं करते हैं, हम लोग स्पाइनल एनेस्थेशिया में सर्जरी करते हैं. सर्जरी के नेक्स्ट डे पेशेंट खड़ा रहने को उसको वार्ड में घुमा फिरा के, आजकल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है जो 2 सेंटीमीटर इंसिजन से होती है. थर्ड डे पे पेशेंट घूमना फिरना शुरू कर देता है. 10-15 दिन के बाद स्टिच निकालने के बाद उन्हें फोन करके बुलाना पड़ता है कि दिखाने के लिए आओ. सो दे बिकम एब्सोल्युटली पेनफुल. लेकिन सर्जरी हम कितनी डिले कर रहे हैं उसके ऊपर भी आगे का प्रोटोकॉल या ट्रीटमेंट डिपेंड है. ठीक है, longer conversation. Thank you. Okay. Any question? Any other? I mean, there are questions, but I think have we answered this? But this is from a question from Raicha. So have we answered this? थोड़ा सा एक्चुअली क्वेश्चंस में लास्ट में ना मैंने एमआरआई का थोड़ा सा डिटेल पे लिखा था. एक्चुअली मॉम इज वेरी स्केयर्ड ऑफ सर्जरी. डॉक्टर्स हैव रिकमेंडेड सर्जरी बट शी इज वेरी वेरी स्केयर्ड. तो क्वेश्चंस में लास्ट में थोड़ा सा डिटेल एमआरआई का लाइन है, बिकॉज़ if you could just read usually that one. नहीं, that is okay. So योगा, सूर्य नमस्कार. But honestly अगर डॉक्टर कभी रेकमेंड करते हैं कि रूट ब्लॉक देना, so severe compression of anterior thecal sac, that is what. See, ये सब MRI की फाइंडिंग है. लेकिन आई वुड रिकमेंड कि अगर मेरी एंजियोग्राफी करूं और मुझे 2 ब्लॉक दिखाई दिए और मुझे कोई हार्ट रिलेटेड पेन ही नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट माय बाईपास डन. सो एमआरआई भले कुछ भी लिखो, लेकिन अगर उनको सिम्टम वो डायरेक्शन में नहीं है तो अभी आपके मदर की एज है 65 जो आपने लिखा है, तो 65. हाँ, so 60 exactly जो आप बोल रहे थे वही है. She cannot stand for more than 5 minutes. She cannot walk more than 3-4 minutes. Then I think it is an individual discussion, but if she needs surgery, she needs surgery. और नहीं है रिस्की, मतलब अभी ऑफ कोर्स ये डर तो डॉक्टर काउंसलिंग के से ही, इट इज नॉट द पब्लिक फोरम डिस्कशन, लेकिन काउंसलिंग से हम ये डर निकाल सकते हैं, नो डाउट. Yeah, Parag bhai, that's perfectly said. That there may be some questions which are coming up. Those questions may be such questions which may be individualistic. So हम उसको separate ले सकते हैं, आप clearly कह सकते हैं, and then they will they may come and meet you personally. Yeah. Okay, that's great. Thank you so much. Yeah. Okay. Next is which food to be taken for vitamin D3 and vitamin B12 for vegetarians? Any food specifications? So whatever is green, that is for B12, and whatever is white, that is for D3. Just to in a simple nutshell. So all green vegetable they will increase, like अपनी जो पालक की सब्जी है, मेथी है, ये सब जो वेजिटेबल, ऑल मटर है, ये सब दे आर गुड फॉर B12. गवार, भिंडी, एनीथिंग दैट इज ग्रीन इज गुड फॉर B12. एंड मिल्क रिलेटेड जैसे दूध, पनीर, चीज, खरवस, ये जो रिलेटेड इश्यूज है ये सब विटामिन D3 के लिए बेस्ट है. White is for D3, green is for B12. Yeah. Oh, that's great. Very well explained, boss. Fantastic. I mean, it's very easy also to remember. Yeah. Okay. Correct. At the age of 45, what should we do to maintain and improve cartilage health so that we avoid the future issues? So लोग इसमें डिस्कशन ये होता है कि हम रिकमेंड करते हैं कि शुरू में ही पहला, अगर you just understand whether you are perfect for your age and weight, आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि कार्टिलेज अगर वेट बेयरिंग पोर्शन नहीं है ज्यादा तो कार्टिलेज हमेशा मेंटेन रहता है. अगर हम कई बार, हमारे बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे फैमिली में ऐसे रहते हैं कि उम्र के 75-80 में भी दे आर वेरी फिट,
इनफैक्ट दे आर मोर फिट देन अस। वो आज भी चलना फिरना घूमना वो बहुत अच्छा है। अगर हम उनको देखेंगे तो वो पहले जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, पलाठी मार के खाना खाते थे, इंडियन टॉयलेट यूज करते थे। सो ये सब चीजें अभी हम हमारे बच्चों से लेके अगले जनरेशन में ये मसल्स उस डायरेक्शन में डेवलप ही नहीं होने वाले हैं। सो मैं ये नहीं कहता कि हमें इंडियन टॉयलेट यूज करना चाहिए, लेकिन वो काफी सोच के तभी वो सब एक्सप्लेन कर दिया था और तभी सोचा था। लेकिन अभी हमारी लाइफस्टाइल वेस्टर्नाइज हो गई है, विच इज अ रॉन्ग थिंग, बट एनीवेज वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। सो वेट रिडक्शन और हो सके तो मतलब नी के और एंकल पंप्स के एक्सरसाइज रहते हैं। अगर आप गूगल करोगे क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज, नी पेन एंकल पेन एक्सरसाइज, उससे भी हमारा कार्टिलेज लेवल काफी मेंटेन रहता है। और तीसरी बात, कार्टिलेज ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें ब्लड नहीं पहुंचता है। अगर हम कार्टिलेज को काटते हैं सर्जरी के वक्त तो उसमें से ब्लड नहीं निकलता है। तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर जैसे जिसमें से ब्लड नहीं निकलता हो वो डाइट से मेंटेन नहीं होता। सो बहुत बार हम बोलते हैं कि ये गोलियां खाओ आप ठीक हो जाएगा, आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गोलियों से नी जॉइंट मुझे नहीं लगता वो ठीक होगा, क्योंकि वो कार्टिलेज तक वो दवाई पहुंचती ही नहीं है। So weight reduction and exercise is the only treatment. Okay. There is a personal issue which is referred like 2 साल पहले मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था, एंकल ट्विस्ट हो गया था, लिगामेंट ट्विस्ट हो गया था, लिगामेंट वाज टॉर्न एंड बिकॉज ऑफ दैट पिंक बेल्ट लगाया था। बट अभी आई एम सफरिंग फ्रॉम हील पेन एंड स्वेलिंग अराउंड एन एंकल। So जो प्रॉब्लम 2 साल पुराना है, लेस लाइकली उस प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम का कनेक्शन रहेगा, बट ऑफ कोर्स इट हैज टू बी एग्जामिन्ड बाय द सर्जन। बट हील पेन जैसे मैंने अब डिटेल में समझाया है, सॉफ्ट हील के फुटवेयर, गर्म पानी का सिकाई, और जो स्वेलिंग पार्ट है उसको मैं रेकमेंड बहुत जन को करता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट का पेन ये कंप्लेंट नहीं होता, स्वेलिंग ये कंप्लेंट होता है। तो स्वेलिंग को यूजुअली इग्नोर करना चाहिए। स्वेलिंग इसलिए आता है कि अगर हम कोई बॉडी पार्ट या मसल अगर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसमें स्वेलिंग आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में जाते हैं या कार में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो एक डेस्टिनेशन पे उतरने के बाद हमारे पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, आप घर पे रेस्ट करके पैर के नीचे 2 पिलो रख के आप रेस्ट करो, वो सूजन उतर जाएगी। वैसे ही ये जो स्वेलिंग है अगर वो पेन से रिलेटेड नहीं है, उसमें अगर दर्द नहीं हो रहा है तो वो स्वेलिंग को इग्नोर करो, क्योंकि वो कोई जांच में भी उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है, दवाई से वो जाती नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज, और अगर उसकी वजह से कोई एसोसिएटेड सिम्टम हो, जैसे दर्द हो रहा है, क्रेपिटस हो रहा है, नी में स्वेलिंग है लेकिन नी बेंड कर रहे हैं तो कर कर आवाज आता है, तो इसका मतलब वहां पे कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो गया, तो फिर वो स्वेलिंग का कोई महत्व है। अदरवाइज वो स्वेलिंग को इग्नोर करना चाहिए। ओके, सो एज परफेक्टली सेड बाय यू पराग भाई, जो स्वेलिंग जहां पेन नहीं है उसे निग्लेक्ट करना चाहिए। करेक्ट। ओके, वेरी गुड। और उसमें सॉरी, मैं उसमें एक चीज का क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मैं ये स्वेलिंग एक पैर की बात कर रहा हूँ। अगर दोनों पैर में सिग्निफिकेंट स्वेलिंग है तो उसमें ऑर्थोपेडिक नहीं लेकिन मेडिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे किडनी की तकलीफ, लीवर की तकलीफ, हार्ट की तकलीफ, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना। सो एक ही पैर में अगर स्वेलिंग है तो उसे हम इग्नोर करो, लेकिन सिर्फ दोनों पैर में ईडिमा उसको बोलते हैं, फिर वो स्वेलिंग नहीं है। ईडिमा ये फिजिशियन का देखने का नजरिया कंप्लीटली अलग है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना। दोनों पैर में स्वेलिंग है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। ओके, विटामिन D3 टैबलेट वो नॉर्मली लेते हैं तो उसका क्या आप व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट? तो पहली बात तो जैसे आपने हमें सवाल पूछा कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, पहले हमें विटामिन D3 की कमी है या नहीं ये प्रूव करना चाहिए, तो ही वो लेने का मतलब है। तो वी शुड जस्ट गेट द विटामिन D3 ब्लड टेस्ट डन, एंड अगर वो उसकी मात्रा रहती है 30 से 100 तक उसकी मात्रा है, अगर वो 30 से कम है, वो 20 है, 20 से 30 लेवल है, तो वो सनलाइट या डाइटरी सप्लीमेंट से इंप्रूव हो सकता है। अगर वो 20 के नीचे है तो हमें फिर फ्रैक्चर की रिस्क बढ़ जाती है, तो हम रेकमेंड करते हैं जो सैचेट आजकल मिलते हैं 60,000 यूनिट के, मैं ब्रांड नेम सजेस्ट नहीं करूंगा, विटामिन D3 के सैचेट्स मिलते हैं, तो वो हमें हर हफ्ते ऐसे 8 हफ्ते लेने चाहिए, फिर हर महीने 4 हफ्ते और लेने चाहिए, हर महीने 4, ऐसे टोटल 12 सैचेट वो लेने चाहिए। लेकिन कोई कोई बार विटामिन D3 लेवल अगर 10 से कम है तो फिर हम रेकमेंड करते हैं लोडिंग डोज, मतलब हम उनको एक महीने में 1 इंजेक्शन, ऐसे 3 इंजेक्शन का कोर्स भी कई बार रेकमेंड करते हैं।
Very good. Any specific exercise for cervical spondylitis? सो सिंपल एक्सरसाइज इज नेक मूवमेंट, मतलब हमारी चीन चेस्ट को टच करना, ऊपर देखना। आप खुद को एक सवाल पूछो कि हम सुबह, अगर मैं आज सुबह में 6:30 बजे उठा हूँ, अभी 12 बजे है, कितनी बार हमने ऊपर देखा? तो पहली एक्सरसाइज ऊपर देखना है। एटलीस्ट हर घंटे में 2 मिनट या 3 से 5 बार हमें ऊपर देखना है। फिर हमारा राइट ईयर राइट शोल्डर को टच करना है, लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर को टच करना है। और जिनको गिडनेस की तकलीफ नहीं है, चक्कर नहीं आते, नेक रोटेशंस भी हम रेकमेंड करते हैं। Very good. That's a very fantastic way, Parag bhai. Next question is, I have a slip disc in L4 and L5. Through treatment at QI Spine few years ago and now through yoga, I have kept it under control. But slip disc completely curable है या सर्जरी ही इसका आंसर है? तो ये काफी मैकेनिकल प्रॉब्लम है। व्हाट इज स्लिप डिस्क इज, जैसे दो स्पाइन के बीच में ये कुशन है, डिस्क मतलब ये कुशन है। अगर वो अपनी जगह से एक बार वो खिसक गया, वो हिल गया, जो एमआरआई में दिख गया, वो कोई भी दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से वापस अपनी जगह पे जाने वाला नहीं है, वो वहीं रहेगा। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो कभी कभी वो डिस्क जो अपने स्पाइन से बाहर आ गया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर हमने एक्सरसाइज बंद कर दी या डॉक्टर को कंसल्ट करना फ्रीक्वेंटली नहीं रखा, तो वो एक जो बाहर आई हुई डिस्क है वो नर्व पे प्रेशर देके, जो सिम्टम मैंने आपको समझाया, सायाटिका, लेग रिडक्शन, वॉकिंग रिडक्शन, वो आ सकते हैं। सो स्लीप डिस्क इज, डोंट वरी, इट इज नॉट द, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वेदर इट विल बी क्योर्ड और नॉट। इट विल, वो कभी वापस अपनी जगह पे जाने वाली नहीं है। वो बाहर आ गई तो आ गई, या तो उसको सर्जरी से आप निकाल दो, या तो उसको वेट करो कि वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी रहती है। Okay, what is the difference between osteo and osteoarthritis? They are same. Okay. Treatment for stiff neck? Same. So we have to find out the cause of stiffness in the neck, whether it is a muscle problem or whether it is a spondylosis, जिसकी डिटेल मैंने लेक्चर्स में समझाई। अगर इनिशियल डेज में दोनों की ट्रीटमेंट एक्सरसाइज है, लेकिन स्पॉन्डाइलोसिस थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि वो उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन हो सकता है। तो स्पॉन्डाइलोसिस के लिए डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है। bursitis, yeah. How can it be treated? So 90% ऑफ द बर्सा वो कभी कभी एल्बो लोकेशन पे रहते हैं, कभी कभी नी लोकेशन पे रहते हैं, कभी कभी एंकल लोकेशन पे रहते हैं। तो वो बहुत बार अपने साइलेंट स्वेलिंग और लंप रहते हैं, वो कभी परेशान नहीं करते, वो दर्द नहीं महसूस करते। लेकिन अगर कोई बर्सा उसके साइज से बढ़ रहा है, पहले वो छोटा था अभी वो साइज से बढ़ रहा है, या उसकी वजह से हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रही है, या उसकी वजह से पेन बढ़ रहा है, तो वो बर्सा दवाई से कम नहीं होता है, उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है। लेकिन सर्जरी के बाद भी वो दोबारा आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, लकीली फॉर्चुनेटली बर्साइटिस अगर ज्यादा परेशान नहीं कर रहे तो उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। Okay. Now next question is, one minute. Which type of shoe normally is recommended in case of heel pain? So the shoe which has a half-inch का sole लंबाई, half-inch sole of the shoe should be raised in height and it should be very very soft. मतलब अगर कोई ऑफिस में जाता है और अगर उसे फॉर्मल शूज पहनना कंपलसरी है, तो हम रेकमेंड करते हैं अपना लेडी हैंडकरचीफ रहता है या नॉर्मल कोई भी स्पंज रहता है, वो हील पे रखिए और उस पे आप चल सकते हैं। नहीं तो फिर एनी स्पोर्ट शूज, राइट फ्रॉम एक्शन कैनवास टू हायर लिमिट, द स्काई इज द लिमिट फॉर बाइंग अ शूज। सो लेकिन पर्पस यही होना चाहिए कि आपके हील पोर्शन का हाइट आधा इंच फुट पोर्शन से ज्यादा होना चाहिए। Okay, I think Raicha, they have already communicated everything. Now, next is my mother has 65. My mother is 65 years old. She is having a pain on left shoulder. MRI report shows the partial tear on left shoulder. Is there any exercise or what can be done? MRI shows that it's partial tear on left shoulder. So don't worry about it.
क्योंकि बहुत बार एमआरआई में कंप्लीट टेयर, पार्शियल टेयर, नो टेयर ऐसे हम रिपोर्ट देख के डर जाते हैं कि हमारा मसल फट गया। लेकिन हम मरीज को जब एग्जामिन करते हैं और उसको हाथ ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं, और अगर उसको हाथ ऊपर उठाने के बाद अगर उसने हाथ गिर गया, दैट मीन्स दैट टेयर इज कंप्लीट, देन दैट नीड्स अ इंटरवेंशन। लेकिन पार्शियल टेयर मतलब वो एमआरआई की फाइंडिंग है, सच में वो टेयर है या नहीं है वो एग्जामिनेशन के बाद ही पता लगता है। लेकिन पार्शियल टेयर की ट्रीटमेंट ये जो मैंने एक्सरसाइज शोल्डर के लिए बताई है वही है। जैसे शोल्डर रोटेट करना है आगे या पीछे, हाथ में साइड से हाथ ऊपर लेना है, फ्रंट से हाथ ऊपर लेना है, और शोल्डर ऐसे बाहर निकालना है। जितना अपना पेन बेरेबल है उतनी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे पार्शियल टेयर का कंप्लीट टेयर नहीं होता है। Okay, okay. Thank you, sir. Next question is, my father is 85-year-old and he has sugar and high BP. He has been facing issue in knee while getting up from seat, chair, and while climbing steps. Is there any remedy we can, explore at home Yeah. to improve the situation? So first of all, if he is comfortable walking from one room to another room या in the garden, so हम लोग बोलते हैं कि around 100 steps, if any 85-year-old person is comfortable in walking, no need to take a medical treatment, because medical treatment for at that age is most likely surgery. But then there are pros and cons involved. मतलब हम वो फिर मरीज के फिटनेस के हिसाब से, उनका आर्थराइटिस की स्टेज के हिसाब से वो ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। लेकिन आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन भी नी पेन कम करने के लिए निकले हुए हैं, बोसवेला सेरिटा, मतलब वो भी वो कंसल्ट करेंगे तो वी कैन रिकमेंड कि व्हाट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बिकॉज वी आर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, वी आइदर रिकमेंड पेन किलर as per the suitable, as per the medical condition of a patient, or we also recommend some ayurvedic treatment if they are suitable to them. So that is the treatment. Otherwise use brace while walking for longer distance. knee cap जो आता है, normal knee cap, उससे knee में support बनाया रहेगा। Okay. Calcification due to more consumption of excess calcium, can it create any issue? No, first of all, calcification does not happen by taking calcium. So वो एक मिथ है, वो गलत इंफॉर्मेशन है। मतलब बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं, आप डॉक्टर कैल्शियम लिखते हो लेकिन मुझे स्टोन हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम से स्टोन नहीं होते हैं। 5 या 10 ग्राम की टैबलेट लेने से कभी स्टोन नहीं होते। जैसे ही कैल्सिफिकेशन का मतलब है एक टेंडन या एक बोन एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूअस घिसते रहना, इसकी वजह से वहां कैल्शियम डिपॉजिट्स बन जाते हैं। वो कोई दवाई लेने से डिपॉजिट्स नहीं बनते। जैसे अगर कोई हाउसमेड है जिसका मूवमेंट कंटिन्यूअस कपड़े धोने की मूवमेंट है, एल्बो की मूवमेंट, तो उनको एल्बो लेवल पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कोई अगर प्रोफेशन ऐसा है जिसमें वुड बेड बहुत बार करना पड़ता है तो नी लेवल पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है। सो कैल्सिफिकेशन हैज गॉट नो कनेक्शन विद कैल्शियम सप्लीमेंट। Okay, very good. It's a fantastic suggestion or a clarification, sir, you have given. Okay, next is, when I wake up in the morning, my right hand from shoulder to elbow is paining. My hand is in inactive mode. I feel this pain, but when we start working, I think the pain is relieved. Is yoga or Surya Namaskar, though we are doing, is this the only way, or what do you suggest? So this is a very common question and it's an important question. We have to understand कि ये क्यों होता है। अभी जैसे पूरे दिन में जब हम अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं तो अपने काम में हम ये पेन को भूल जाते हैं या ये पेन कम हो जाता है। ये पेन जाता नहीं है, लेकिन जैसे हम रात को 11, 11:30, 10:30, 10 बजे जब सोते हैं, 8 से 10 घंटे तक वो मसल्स इनएक्टिव है। तो सब जब शुरू में उठ के हम वो मसल का इस्तेमाल करने शुरू करते हैं तो वो पेनफुल रहते हैं। सो रिकमेंडेशन ये है कि जो मसल या जो जॉइंट पे हमें दर्द हो रहा है, रात को सोने के पहले 5 से 10 मिनट उसकी भी एक्सरसाइज हमने करनी चाहिए, और सुबह उठ के तुरंत हेवी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। बेड से निकल के थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर हम वही नेक और मसल्स का करते हैं तो आपको फिर वो तकलीफ नहीं होगी। Okay, apple cider vinegar, is it good or bad for bone? No. If taken in a reasonably small quantity, vinegar is good for health. But then they have other implications, क्योंकि उसमें सोडियम मोनोट्रेट वगैरह combinations है, they are not very good for our health. But if taken as a taste of, just we take a additional salt, pinch of a salt, if we take it in that quantity, it is not bad. Okay.
I have a pain in my right thumb of leg from last 3 years. सो यू मस्ट चेक यूरिक एसिड लेवल. जो ग्रेड टो है, अंगूठे का जो ग्रेड टो है, वो सबसे पहला जॉइंट है इन्वॉल्वमेंट होने के लिए. बाद में नी या शोल्डर पेन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. सो इफ यू ईट नॉनवेज और इफ यू आर ऑन अ वेरी हाई प्रोटीन डाइट और इफ यू आर ऑन अ लेस कार्बोहाइड्रेट फैट डाइट, देन इफ दैट पेन इज, अगर कोई मार लगने की वजह से नहीं हुआ है, तो आई थिंक आपने यूरिक एसिड लेवल चेक करना चाहिए. Okay. Water retention in knee. How serious is this? It is the first stage of arthritis. हम उसको साइनोवाइटिस बोलते हैं. It is not serious, but it is the beginning of a problem. So, but it is a warning signal. So, जो treatment recommendation है, weight reduction, doctor's consultation, exercise and physiotherapy, we must start. Otherwise, it is the warning signal for you. Okay. You must now take care. Okay. I have tightness in arm and elbow and numbness in fingers. So what should be done? Both are completely different problem. Tightness in arm and elbow is a muscle problem. Numbness is a nerve problem. You don't get numbness because of the muscle problem. So both need exercise. Both need frequent break. If you are working on computer for longer duration, you have to do stretching exercise in between. You have to make a fist and open the fist. You have to do actions like squeezing the clothes. If you keep doing it, the numbness will go. If you move your shoulder and arm, your arm pain and that stiffness will go. Both are different problems. Okay. Himalayas tablet called Rumalta Fort for 3 से 4 साल से मैं ले रही हूँ जॉइंट पेन के लिए. तो कितना कंटिन्यू करना पड़ेगा और इसका कोई ऑप्शन है? नो. सी, जो टैबलेट लेने से 3 से 4 साल जो टैबलेट हमें लेनी पड़ रही है और उसके बावजूद हमारे सिम्टम ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, दैट वी हैव टू जज. आई डोंट रेकमेंड टू टेक एनी मेडिसिन इररिस्पेक्टिव ऑफ आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हिमालय. इट इज नॉट रिकमेंडेड टू टेक एनी मेडिसिन फॉर 3-4 years. अगर वो जो टैबलेट हम खरीदते हैं उस पे अगर लिखा हुआ है कैन बी टेकन लाइफ लॉन्ग, जैसे हनी है, हनी इज अ मेडिसिन, इट कैन बी टेकन लाइफ लॉन्ग. बट हिमालय या रुमालया मेडिसिन, दे आर मेड फॉर स्पेसिफिक रीजन. अगर 3 साल से लेने के बाद भी अगर हमारे सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप और स्विच ओवर टू अनदर सॉल्यूशन. बट बिफोर दैट अपना प्रॉब्लम क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. Okay. While bending knee, a certain faint cracking sound comes. Yeah. So if it is happening every time, अगर वो हर बार हो रहा है, so we are little into advanced stage of some arthritis. लेकिन कभी कभी हो रहा है, जैसे टॉयलेट में उठने बैठते वक्त, सीढ़ी चढ़ उतर करने वक्त, then we are into middle stage of arthritis. So that crackling sound has to be ruled out by X-ray कि joint reduction कैसा है वो देख के, और बाद में फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन से वो सेटल हो सकता है. लेकिन क्रैकलिंग साउंड एक बार शुरू हो गया तो वेरी लेस लाइकली वो चला जाएगा, वो कभी नहीं जाने वाला, बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द कार्टिलेज इज गॉन. बट डोंट वरी, वी कैन प्रिवेंट मोर डैमेज बाय डूइंग एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी. सो वही जो आपने स्वेलिंग के लिए क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन क्रैकलिंग के लिए भी ट्रू रहता है. अगर सिर्फ क्रैकलिंग हो रही है तो उसे इग्नोर करो, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू क्योर इट. वो दैट इज बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज लॉस. अगर क्रैकलिंग के साथ अनबेरेबल पेन है तो देन इट इज नेसेसरी टू ट्रीट इट. ઓકે. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ટચાકડા ફોડો, એમ કે હાથના આમાંથી જે is it good or bad? No, it is definitely bad, and basically it is just a habit. It is a tick. Like some patients, they just do shoulder up and down, or they just move their eyes. तो वो ऐसे एक हैबिट बन जाती है, तो वो नहीं करना चाहिए. वो हर जॉइंट का एक कैप्सूल होता है, जब हम वो जॉइंट ब्रेक करते हैं तो वो कैप्सूल से वो वैक्यूम निकल जाता है. लेकिन हर बार वो करने से वो जॉइंट में माइक्रो मिलीमीटर के पोर्स, होल बन जाते हैं. ऑफकोर्स वो इवेंचुअली हील हो जाते हैं, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड. उससे कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ मेंटल सेटिस्फेक्शन है. Okay. Just now a couple of final questions. In the night while sleeping, why does cramp occur in the leg? It is because if the cramp अगर एक ही पैर में हो रहा है तो it is just a muscle spasm. वो पर्टिकुलरली वो जॉइंट की पोजीशन वो मसल से मैच नहीं हो रही है, इसलिए वो होता है. अगर हम सडनली वो जरा पैर या हाथ की पोजीशन सेटल कर दे तो वो क्रैम्प्स चला जाता है.
लेकिन वो दोनों पैर में हो रहा है तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम डेफिशिएंसी, वो एक बार रूल आउट करना जरूरी है। Okay. My thumb is aching while scrolling mobile screen. I think you already have covered Yeah, it. so my recommendation is use Bluetooth or keep the mobile on the left palm and use the index finger to scroll, but don't do too much of this, or use voiceover. If you use voice for typing and dictating your words, it is definitely very good, but it is a beginning of a problem. It's a warning for you. Your thumb should never pain. Thumb is the most important part of a hand. मैं हैंड सर्जन हूँ, उसमें बहुत बार हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा ही मांगा था, सो अंगूठे का दर्द उसको इमीडिएट ट्रीट करो। Okay, I think now we are done with our questions, Parag bhai. I mean, I would say this is, to be very frank with you, the sixth episode. Probably this is the most interactive session we have. And look at this, even after 1.5 hour, we have more than 50 participants who are still logged in, and this is the highest numbers we have had. And yes, with this I'm sure अगले आने वाली किश्तों में हम लोग ऐसे ही बढ़िया पार्टिसिपेशन हमारे पार्टिसिपेंट जरूर। से हमको मिलेगा। सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। इतनी अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन का आपने इतनी अच्छी सूझबूझ के साथ में आपने हमको जवाब दिए हैं। आई एम श्योर जिन जिन लोगों को जो जो इनके क्वेश्चंस थे, दे हैव गॉट द मोस्ट easy way answer, and a lot of thing personally also to learn from today's webinar. I'm so thankful, sir. It was done in a fabulous manner, and to take it further, we are almost near our ending time. Now I'll hand over mic to our one of our colleague Rajiv Bhai Rawal, to say a few words for today's program. Rajiv Bhai. थैंक यू सर। Right. Thank you. Thank you, Sridhar Bhai. So first of all, I would like to thank Dr. Parag Bhai on behalf of the G Connect family and all the participants for this very informative and insightful session, because this is truly an eye-opener. Because हमारे अगर family में अगर हम देखते हैं, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे किड्स हैं, हर एक के अंदर एंड एवरीबडी विल रिलेट इट विद दिस सेशन, बिकॉज जिस हिसाब से जो नंबर ऑफ चैट्स के अंदर जो आए हैं एंड जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आई कैन ऑन एन एवरेज हर एक पर्सन से एक क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ है, एंड विद दिस वे यू हैव सेव्ड अराउंड 50,000 rupees of this our participants for G-Connect family. That's on lighter side, but this is something really insightful, and जो key highlight है इसके अंदर जो आपने सेशन के शुरू के अंदर ये बताया था about the objective of this session, कि इससे हम जो symptoms हैं वो identify कर सकते हैं, the warning signals, particularly the word that you have used quite often in your session. It's amazing, because this is something that if we know in advance, then yes, we can take action about that. So prevention is always better than cure. So ये बिल्कुल सही है, and all the participants that will try to use जो भी आपने information दी है, guidelines दी हैं, इसका हम पूरा use करेंगे, हम अपनी family के लिए भी and अपने friends के लिए भी, because जो आज हम जाने हैं, जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है, मेरे पास ये नहीं था, राइट, कि जैसे ये बैक पेन का, रिस्ट पेन का, और इवन सिंपल सा अगर है चिल्ड्रन के अंदर तो क्या सिम्टम, राइट, तो इस बेसिक वेरी यूजफुल। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने थोड़ा हमें हेल्प किया है ऑन क्लैरिफाइंग ऑन द मिक्स प्रोसेस ग्रुप, ये ऐसे हम जानते थे, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द ट्रूथ, सो दैट इज आल्सो वी आर वेरी थैंकफुल for providing this clarity, and last but not the least, I would like to thank Bhai and Snehal Bhai for conducting this, for organizing this session, and also Sridhar Bhai for moderating it very much.
So this is from my side, and thank you on behalf of G Connect committee. Thank you once again, Parag bhai. It's wonderful to discuss and have you in this session and so quite insightful thoughts. Thank you very much. આ સાથે બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જિનેન્દ્ર, જય માતાજી. Thank you very much. Thank you everyone. Dr. Parag Ladni details છે ને આપણે we will put it on our group so that in case of your future any such questions you have, you need any help, he is Most always welcome. there with us. Yeah, એમની detail આપણે આપણા group ઉપર જ મૂકશું. Okay, thank you so much. Thank you everyone for participating. Wonderful participation. Thank you so much on behalf of G Connect. Yes sir. Yeah, thank you very much. Thank एक you. लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछो जो एकदम शॉर्ट आणि सिंपल चेक. Yeah, please sir. Yeah, please. हाँ पराग सर. Yes. See, I am having a small question. Basically, now when I'm sleeping, I just need to understand that when I keep a pillow, what should be the height of that pillow? Because every time I feel like when I get up, now I feel little uncomfortable. Sometimes I get headache also because of that. So, what should I do for that? Because I should take pillow first and foremost. That is important. And what should be the height of that pillow, which will help me to reduce the problem? So the simple answer to this is the height of the mattress should be the height of the pillow. So and the pillow should not be like a sponge. Like once you put the head into the pillow, it should not sink inside. वो जो अपने गद्दे की साइज है उतने साइज का अगर हमने पिलो लिया और वो ज्यादा स्पॉन्जी नहीं होना चाहिए. जो हम होटल में चेक इन करते हैं, जो होटल रूम्स के पिलो रहते हैं, दे आर डेफिनेटली बैड फॉर आवर हेल्थ. They are only for for relaxing or this purpose, but not for routine purpose. So we recommend a foam pillow, and it should not be very much compressible. See, once we lie down straight, अगर हम सीधा सोते हैं तो अपनी गर्दन ऐसे हो जाती है. That is not good. So our body, मतलब अपना back और neck और अपना जो skull portion है, ये दोनों एक level पे होने चाहिए. So the pillow should be the ideal and most important is cotton pillow. जो पिलो कॉटन से बनते हैं वो सबसे बेस्ट है, और जो फोम से बनते हैं जिसमें अपना हेड सिंक नहीं होता है वो हम यूज कर सकते हैं. But sir, I am just basically I'm taking one side, like reading side के तमे जो left side तमे सोई जाओ तो it's better for your digestion. So generally I go for left side. So when I'm left side, the gap between my shoulder and my this head part is quite big. But Yes. if I take smaller one, I think then my position of the head will become little like this, which is practically more uncomfortable for me for entire So night. honestly, choosing a pillow is completely personal choice. मतलब मैं जब बहुत सारे पेशेंट्स को इन्फॉर्म करता हूँ कि आपने ऐसा पिलो लेना चाहिए, बट आई हैव सो मेनी पेशेंट जो बोलते हैं कि अगर हमने पिलो नहीं लिया तो वी फील बेटर एंड वी आर मोर कंफर्टेबल. सो इट इज कंप्लीटली अ पर्सनल प्रेफरेंस कौन से साइज का पिलो लेना चाहिए. It is not harmful, na? No, it is not harmful at all. Even if you don't take pillow, nothing is going to. As long as you are getting a peaceful, painless sleep, nothing matters. That's all. Yeah. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay, thank you Parag bhai. Thank you so much, and thanks everyone for participating. Just keep supporting us like this in our forthcoming webinars also, and we really look forward to meeting you all. Thank you so much. Bye and have a nice time. Thank you. Take care. Stay safe. Thank you, Parag. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Should I leave the meeting? sir. Thank you. Sure. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, Nikhil bhai. You can only you are now host, so you have to end the meeting. Thank you. Thank you. Thank you, Rajesh. चलो बता बाय बाय પછી વાત કરશું. Bye.